नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे वीडियोग्राफर मुझे बता दे क्या मैं ठीक जगह पे खड़ा हूँ। सर थोड़ा राइट हो जाइए, थोड़ा लेफ्ट हो जाइए। कितना कंफ्यूजन होता है ना ऐसे जीवन में। तो स्वागत है आपका माइंड ब्रेन्स पे। मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर राहुल एंड आप देख रहे हैं इंडिया बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्रॉम बोर्ड्स टू जेई टू नीट टू एनटीएससी, हर एग्जामिनेशन जिसके लिए आप पढ़ना चाहते हैं, आपका एकमात्र साथी, आपका एकमात्र दोस्त है मैग्नेट ब्रेन्स। हमारे साथ हम हमारे सारे वीडियो, सारे लेक्चर्स देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, हमारे वेबसाइट से या फिर हमारी ऐप से। तीनों ही माध्यम पे किसी भी लेक्चर को कितनी भी बार और कितने भी चैप्टर्स को कवर करने के लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। इस सेशन के स्टार्टिंग में आपने देखा था मुझे कि मैं थोड़ा राइट लेफ्ट हो रहा था, कभी इधर जा रहा था कभी इधर जा रहा था, क्योंकि मेरे जो यहाँ पे टेक्निकल टीम है हमारी एक व्यक्ति की, उसने बोला कि आपकी पोजीशन सेट करनी है। ठीक है, तो अब वो बोल रहे थे राइट, अब उनका राइट और मेरा राइट सेम है कि नहीं, पहली चर्चा तो ये थी। उसके बाद वो बोल रहे थे 2 कदम, तो उनका 2 कदम और मेरा 2 कदम सेम है कि नहीं, ये भी चर्चा का विषय है। तो ऐसी जब कभी भी चीजों की पोजीशन की बात की जाती है तो हमेशा देखने वाले का पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जो इंसान उसको बना रहा है, जो इंसान उसकी पोजीशन बता रहा है और जिसको बता रहा है, ठीक है, तो यहां पे जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व होंगी सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग हो जाएगा और उस केस में कंफ्यूजन होने के चांसेस अधिक हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको यदि कोई बोला जाए कि आपकी आंख पे पट्टी बांध के बोला जाए कि आपको किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे डंडे से वार करना है और आपको कोई दूसरा व्यक्ति हेल्प करेगा। ठीक है, अब वो बोलेगा 2 कदम आप चल जाएंगे, आपके 2 कदम बड़े बड़े, तो आप 2 की जगह उसके हिसाब से जो 2 थे वो आपके हिसाब से 2.5 या 3 हो जाएंगे, तो समस्या हो जाएगी, है कि नहीं। इसीलिए हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं में एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पे गणित ये पूरी समस्या सुलझा देता है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां पे आप पूरी ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेट करवा देते हैं। अब कोऑर्डिनेट शब्द का मतलब जो है वो अंग्रेजी के हिसाब से होता है कि चीजों को सही वे में अरेंज कर देना, सही वे में चीजों का क्रियान्वयन कर देना, मतलब पूरा काम सही से कर देना, कोऑर्डिनेट कर लेना। ठीक है, मतलब एक दूसरे से वार्तालाप करके चीजों को सेट कर देना। तो वही यहां पे होता है। आप गणित के नजरिए से देखते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट्स को उनकी पोजीशन को सेट किया जा सकता है, कैसे उनकी मदद से हम दुनिया की हर चीज को सही ठिकाने पे पहुंचा सकते हैं। चाहे वो मिसाइल हो जो किसी को अटैक करने वाली हो, वहां पे भी कोऑर्डिनेट्स लगते हैं, या फिर किसी पार्सल को किसी तक पहुंचाना हो तो जो हम एड्रेस बताते हैं वहां पे भी आपको पता है कोऑर्डिनेट्स का यूज होता है। ठीक है, तो आपके जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से आपका एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से आपकी चीजों की डिलीवरी हो पाती है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब रियल लाइफ में बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे इसका एप्लीकेशन है, पर आप पढ़ने वाले हैं इसके एकदम बेसिक्स। परंतु कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी है, आज शुरू करोगे तभी तो आगे जाके इसको एज अ मैथमेटिकल सब्जेक्ट पढ़ पाओगे बड़े लेवल पे। ठीक है, चलिए क्लास 10th मैथमेटिक्स की हम क्लासेस कवर कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 है ये आपका। आज हम कवर करने वाले हैं सेशन में इंट्रोडक्शन और डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये जो मेरे ठीक इधर पे यहाँ पे जो चित्र बना है, ये आप पहली बार नहीं देख रहे हैं। आपने इसको इनफैक्ट पहली बार 2 या 3 साल पहले देखा हो, कक्षा 8वीं और 9वीं में, है ना। 9th में तो पक्का देखा, शायद 8th में भी देखा, ये जितना मुझे ध्यान है। ठीक है, तो वहां पे आपने क्या किया है, इनको पहले इनसे आप रूबरू हो चुके हैं, पर यहां पे अब हम एक स्टेप ऊपर चढ़ेंगे और थोड़ा ज्यादा एप्लीकेशन देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे भैया कि कक्षा 9वीं में हमने पढ़ा है कि कैसे किसी चीज की लोकेशन क्या पोजीशन को पॉइंट आउट किया जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम सबको एक कागज का टुकड़ा दे दिया जाए जिसे हम कहेंगे मान लो A4 साइज। ठीक है, अब A4 साइज पेपर पूरे विश्व में एक जैसा है। ठीक है, सब जगह पे पूरे देश में या पूरे कंट्री में कह लें या पूरे विश्व में कह लें, जो A4 साइज शीट ऑफ पेपर होगा वो समस्त संसार में एक जैसा ही होगा। और मुझे अगर उस शीट पे किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे कोई डॉट चाहिए, ठीक है, तो वो डॉट बनाने के लिए मैं जो आपको डायरेक्शन दूंगा, ठीक है, वो एक प्रबल एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एग्जिस्टेंस का। ठीक है, मैं आपसे क्या कहूंगा कि भैया स्केल लेके पहले 3 सेंटीमीटर नापो, वो हो जाएगा राइट की तरफ जाते हुए, फिर 5 सेंटीमीटर ऊपर जाओ, तो ये जो पॉइंट बनेगा जो मैंने कहा कि 3 सेंटीमीटर राइट और 5 सेंटीमीटर ऊपर,
ये जो मैंने दिशा बताई आपको, ये बेसिकली एक रॉ फॉर्म है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। तो ऐसे ही करके अगर आपने ये स्टेप फॉलो किए तो आप और मैंने जहां पे डॉट बनाया है वो एग्जैक्टली सेम पोजीशन होगी, ठीक है। चलिए, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, थोड़े से यहाँ बेसिक्स हम रिवाइज कर रहे हैं। पहले हम कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हमको इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लोकेट ऑन अ पॉइंट ऑन अ प्लेन, ठीक है। वी रिक्वायर, व्हाट डू वी रिक्वायर, वी रिक्वायर कोऑर्डिनेट अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। किसी भी पॉइंट को अगर हमें कहीं भी किसी प्लेन पे लोकेट करना हो तो हमें उसके पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए। यहां पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है पेयर, मतलब अकेले एक के बस की बात नहीं, अकेले एक्स या अकेले वाई नहीं कर पाएगा, दोनों साथ में चाहिए, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। ये इंपॉर्टेंट है, देखना भैया, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से दूरी को हम एक्स कोऑर्डिनेट बोल रहे हो। सर क्या है ये, कितना कंफ्यूजन है, दूरी नाप रहे हो वाई से और बोल रहे हो एक्स, क्योंकि जनाब अगर आप याद करें आपके कार्टेशियन सिस्टम को तो ये रहा आपका एक्स, ये रहा आपका वाई। जब आप बोलते हैं कि कोई पॉइंट है यहां पे जिसके कोऑर्डिनेट से मान लो 4,1, तो बेसिकली पता है आप क्या कह रहे हैं कि ये वाई एक्सिस से 4 की दूरी पे है, क्योंकि आपने मेजर किससे किया, आपने मेजर यहां से किया है जो कि स्वयं वाई एक्सिस से दूरी नाप रहा है। तो आप जा एक्स एक्सिस पे रहे हैं, आप ट्रैवल एक्स एक्सिस के साथ कर रहे हैं, लेकिन आप दूर किससे जा रहे हैं, वाई से। तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो वाई से नापा जाएगा ना, कि भैया मैं वाई से इतना दूर आ चुका हूं, ठीक है। ये कहना चाह रहा है यहां पे ये वाला पॉइंट कि वाई से डिस्टेंस जब नापते हैं तो हम उसे एक्स एक्सिस बोलते, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं या फिर एब्सिसा बोलते हैं। इसका उल्टा जब आप डिस्टेंस नापते हैं एक्स एक्सिस से तो उसे आप वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं और ऑर्डिनेट उसका दूसरा नाम है, क्योंकि जब आप ऊपर जाएंगे तो देखो वाई तो आपके साथ चल रहा है, तो जो आपके साथ चल रहा है उसके साथ आप कैसे जुगलबंदी बनाओगे, ठीक है। वो तो जो नीचे आप पॉइंट छोड़ के आए हो वहीं से धागा नापोगे ना कि हम यहां से इतना आगे गए, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं कि आप अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप और आपका दोस्त यहां पे चल रहे हो, ठीक है। ये रहे आप, यहां से शुरू किया आपने और आप यहां पहुंच गए, आपका दोस्त भी आपके साथ चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको मान लो अपने किसी तीसरे दोस्त को बताना है, ठीक है, कि आप लोग कहां पहुंच गए हो, तो क्या आप ये बोलोगे कि मैं अपने दोस्त से 2 मीटर की दूरी पे हूं? भैया वो 2 मीटर तो तब भी था जब आपने शुरू किया था, है ना। तो आपका रेफरेंस पॉइंट क्या होना चाहिए कि मैं जहां से हम दोनों ने साथ में शुरू किया है वहां से कितना दूर आ गए हैं। ये कंटेक्स्ट समझ रहे हो कि वहां से हम भैया 500 मीटर आगे आ गए हैं। तो अब आपने आप और आपका दूसरा दोस्त गए थे, मान लो राम और शाम गए थे, तो आपने अब फिर प्रभु को फोन किया, तो प्रभु कहने लग गए कि भैया कहां पे हो, तो आपने कहा प्रभु से कि हम लोग जहां लास्ट थे अपन लोग वहां से 500 मीटर आगे आ गए हैं, ठीक है। तो जो साथ चलता है उससे डिस्टेंस नहीं बताते हो आप, जहां से शुरू हुआ था पूरा मामला वहां से बताते हो। तो पूरा मामला शुरू कहां से हुआ, आपकी जो शुरू होने की लाइन है वो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से दूरी बताती है आपका वाई कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस से दूरी बताती है आपका एक्स कोऑर्डिनेट। क्या आपको ये समझ में आया? ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आ गए? यस सर। चलिए, तो कभी कोई पूछे तो ऐसे आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट कहां पे है, यदि पॉइंट है एक्स एक्सिस पे तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0। यदि y एक्सिस पे है तो क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, 0, y। इसके पीछे की कहानी, तो हिंदी में कहावत है कि अपनी गली में कुकुरवा भी शेर होवत है, अर्थात अपने बैकग्राउंड में, अपने बैकयार्ड में हर कोई हीरो होता है। तो वैसे ही जब आप देखेंगे एक्स एक्सिस का बैकग्राउंड है, एक्स एक्सिस का जो गली है वो है उसका पूरा एरिया, वहां पे केवल उसकी चलेगी, वाई की नहीं चलेगी। तो वाई 0, केवल उस पट्टी पे, उस गली में। उस गली से जैसे ही दूर जाओगे ऑब्वियस सी बात है फिर एक्स का प्रभाव कम होते जाएगा, वाई का प्रभाव बढ़ते जाएगा, ठीक है। मतलब फिर दोनों का प्रभाव कम ज्यादा होते रहेगा। वहीं जब आप वाई एक्सिस की बात करते हैं तो वाई एक्सिस की गली
उसकी गली है, वहां पे एक्स की नहीं चलेगी, क्योंकि हिंदी में कहावत क्या है, अपनी गली में कुकुरवा भी शेर होवत है, मतलब अपनी गली में जो डॉग होता है दैट इज ऑल्सो लॉयन। ओके, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत और दो भी भाषा मुझे आती थी, सब में मैंने आपको समझा दिया। चलो ये क्लियर है कुछ बेसिक्स, आगे बढ़ जाते हैं। Here is a play for you। चलिए यहाँ पे कुछ खेल वेल की बातें हो रही हैं। क्या करना है आपको, ड्रॉ अ सेट ऑफ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ऑन द ग्राफ पेपर। एक ग्राफ पेपर लीजिए, अभी तुरंत निकालो, वहां साइड में रखी किताब में देख पा रहा हूं, पतनी वाली ग्रीन कलर की, वहां से एक पेपर निकालो उसमें से, और ये एक्टिविटी को मेरे साथ करो, ठीक है। फॉलोइंग पॉइंट्स एज डायरेक्टेड, इन सारे पॉइंट्स को हम कहां करेंगे, यहां पे ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो, ज्वाइंट पॉइंट ए 4,8 टू बी 3,9। चलो 4,8 कहां है, तो सर 4,8 ये रहा 4, ये रहा 8, इधर होगा। बहुत मोटा पॉइंट हो गया, थोड़ा पतला करना पड़ेगा। सर 4,8 मतलब यहां पे, ठीक है। फिर टू बी 3,9, 3,9 मतलब ये हो गया यहां पे, ठीक है। अब अगर आपको दिख रहा है तो ठीक, नहीं तो मैं इसको और मोटा करूं। हाँ सर अब दिख रहा है। चलो 4,8 एंड 3,9 को क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो ये लो 4,8 और 3,9 को हमने ज्वाइन कर दिया। अब अगर ज्वाइनिंग के लिए अलग कलर चाहिए तो वो भी ले लेते हैं भैया, बहुत अपने पास बढ़िया वाला स्मार्ट बोर्ड है, ठीक है। तो ये लो ज्वाइन करने के लिए हमने अलग कलर यूज कर लिया। अब आपसे कहा जा रहा है टू ए टू बी टू सी, सी है 3,8, तो 3,8 मतलब ये हो जाएगा 3,8 इधर पे है ना सर। जो पॉइंट है वो आपने लाल रंग से मैच किए, तो यहां पे आप लाल रंग का यूज करें। ये रहा 3,8, फिर टू 1,6, 1,6 ये रहा, नहीं ये तो 2,6 हो गया, 1,6 इधर, फिर टू 1,5 इधर, उसके बाद टू एफ 3,3 इधर। कुल मिला के सारे पॉइंट ज्वाइन करने। देन ज्वाइन द पॉइंट, देखो यहां पे भी बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, टू फॉर्म अ ट्राइंगल, ठीक है। नीचे वाले के भी फॉर्म करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, ट्राइंगल मिलेगा। लास्टली ज्वाइन 0,5, 0,6 एंड ज्वाइन U2 द पॉइंट्स 9, 5, 9, 6, बहुत सारे पॉइंट्स आपने ज्वाइन करिए। व्हाट पिक्चर हैव यू गॉट, कुछ इमेज बनेगी पक्का। वो इमेज क्या बनेगी वो आप मुझे कहां बताएंगे, अगर आपने ईमानदारी से इसको सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया। 10 मिनट लेके आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी ज्वाइनिंग वाइनिंग की, ठीक है। तो अगर आप 10 मिनट लेके ये प्रैक्टिस कर पाएंगे तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट्स में बताएंगे कि आपको क्या फिगर मिला, ठीक है। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, बाकी मर्जी आपकी है। देखो प्रैक्टिस करोगे फायदा तुम्हारा होगा, मेरा तो हो चुका है भाई, अपन ने 10वीं पढ़ ली है, अपन जीवन में आगे बढ़ गए, लेकिन तुमको पढ़नी है, ठीक है। आगे आ जाओ, चलो। Also, you have seen that linear equation in two variables of form ax plus by plus c equal to 0, a and b are simultaneously not 0, ठीक है। When represented graphically gives a straight line, ये आपने भी किया है। क्या बोला है आपने, आपको याद होगा कक्षा 9वीं में जो चैप्टर है वहां पे आपने क्या किया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ग्राफ बनाए थे इक्वेशंस के, जहां पे आपके इक्वेशन में दो वेरिएबल थे, आपने x और y की अलग अलग वैल्यू रखी थी। उन सारी वैल्यूज ने जिन्होंने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया था, x और y दोनों की वैल्यू मिला के उस पेयर को आपने फिर जब ग्राफ पे ड्रॉ किया था, ग्राफ पेपर पे मार्क किया था, तब भी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिली थी। फर्दर इन चैप्टर 2 यू हैव सीन ग्राफ ऑफ, ये भी आपने किया है, ग्राफ ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, रिपीट हो रहा है यहां पे। देखो पैराबोला होता है, कैसी इक्वेशन है सर, पावर 2 वाली, अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक वाले पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला के रूप में होता है। पैराबोला मतलब सर यू जैसा शेप, उस रूप में होता है। अगर वन वेरिएबल मतलब पावर 1 है तो फिर स्ट्रेट लाइन होगा, पावर 2 है क्यूब क्वाड्रेटिक है तो फिर पैराबोला होगा, पावर 3 है क्यूबिक है तो सांप जैसा होगा, जिसमें 2-3 टर्न आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलिए ये सारी बातें रिवाइज करवा दी इन्होंने, एक ही चैप्टर में 3-4 चैप्टर का रिवीजन करवा दिया। इनफैक्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हैज बीन डेवलप्ड एज एन अलजेब्रिक टूल टू स्टडी ज्योमेट्री ऑफ फिगर्स। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का निर्माण जब किया गया था, जब उसको लाया गया था प्रैक्टिस में, तो उसे इस तरीके से अब यूज किया जाता है कि वो ज्योमेट्री ऑफ फिगर्स को अलजेब्रा से मिक्स कर देती है। मतलब अलजेब्रा और ज्योमेट्री जो पहले बहुत अलग अलग चलते थे, अब उनके बीच में दोस्ती होने के चांसेस बढ़ गए हैं जब से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पिक्चर में आया है, क्योंकि ये एल्जेब्रिक लॉ जो वो होते हैं हमारे लॉजिक्स होते हैं, उनको ज्योमेट्रिकल फिगर्स के साथ फिट करके आसानी से हमें हमारे सवालों के जवाब दे देता है, ठीक है। चलिए, इट हेल्प्स अस स्टडी टू ज्योमेट्री यूजिंग एल्जेब्रा एंड अंडरस्टैंड एल्जेब्रा विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। फॉर एग्जांपल
पहले मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं कि एलजेब्रा विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। आपने ग्राफिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ा, आपने पता लगाया कि कैसे किसी इक्वेशन का ग्राफ बनता है, ठीक है, कैसे किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है। अब जो पॉलिनोमियल है वो कॉन्सेप्ट है किसका, वो कॉन्सेप्ट है एलजेब्रा का, ठीक है, परंतु वही पॉलिनोमियल जब हम ग्राफ के रूप में यूज करते हैं तो ग्राफ कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने ये अश्योर किया है, ये तो पूरे प्रयास किए हैं कि एलजेब्रा और ज्योमेट्री मिलके किसी भी समस्या का समाधान निकालें। जैसे अब हम इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं यूजिंग ग्राफ। कोई अगर हमारे पास दो इक्वेशन है दो वेरिएबल में, जैसा हमने चैप्टर में पढ़ा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वहां पे हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफ के माध्यम से आंसर बता सकते हैं। इनफैक्ट जो ग्राफ के माध्यम से रिजल्ट निकले थे उनकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन किस टाइप के होंगे, नेचर बता सकते हैं बिना एक्चुअली सॉल्व किए। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आपने पढ़ा होगा कि वो एक बार टच करती है, एक भी बार टच नहीं करती, या फिर कोइंसाइडिंग लाइंस है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया कि इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, पैरेलल लाइंस या फिर कोइंसाइडिंग लाइंस, ये किसकी मदद से आया, ज्योमेट्री की मदद से आया। अगर ज्योमेट्री नहीं होती तो हम केवल इक्वेशन को देख के नहीं बोल पाते कि इक्वेशन का समाधान निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, हम उसमें मेहनत करते जाते, पर क्योंकि ज्योमेट्री आ गई तो अब हमारे पास केवल देख के ही बताने का मौका मिल जाता है कि जो हमारा इक्वेशन है, जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा और कैसे रूट्स होंगे, क्या सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं या फिर नहीं है, वो दोनों चीजें बताते हैं, ठीक है। स्टडी ज्योमेट्री यूजिंग एलजेब्रा। अब आप जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं यहां पे, जहां पे आप डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल पा रहे हैं, उसके अलावा फिर आप सेक्शन फॉर्मूला निकाल पा रहे हैं, ये किसकी मदद से हो रहा है, ये एलजेब्रा की मदद से तो हो रहा है। अगर एक्स और वाई एल्जेब्रिक यूनिट्स नहीं आते इसमें पिक्चर में तो फिर शायद हम लोग कभी ये दोनों फॉर्मूलाज नहीं पढ़ पाते। चलिए इसी बात पे इनको हमें सलाम करना चाहिए, कितनी मेहनत करते हैं ये लोग मैथमेटिशियंस लोग, ठीक है कि नहीं। थोड़ा कांपते हुए सलाम दिखा दिया मैंने आपको। बिकॉज ऑफ दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वाइडली अप्लाइड इन वेरियस फील्ड सच एज फिजिक्स, इंजीनियरिंग, नेविगेशन, सिस्मोलॉजी एंड आर्ट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हर जगह यूज होता है। सर आर्ट में कैसे यूज होता है? देखो जब आप कोई पेंटिंग बनाते हैं तो बहुत लोग पेंटिंग में पहले से वो बॉक्सेस बनाते हैं, ठीक है। जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो जब फोटो खींचते हैं तो वो कई बार ऐसे देखा ग्रिड लाइंस यूज करते हैं जिसमें बॉक्सेस बॉक्सेस बन जाते हैं और उनको फोटो खींचने में आसानी होती है, ठीक है। या फिर उनका जो एलिवेशन है, एंगल वैंगल सेट करने में उनको कोई दिक्कत नहीं आती। नेविगेशन में कैसे सेट होता है? तो भैया किसी भी व्यक्ति की लोकेशन उसके कोऑर्डिनेट से ही पता चलती है कि भैया लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, कहाँ पे वो पॉइंट है जहाँ पे वो व्यक्ति है, जिसकी वजह से नेविगेशन हो पाता है। तो जो मिसाइलें छोड़ी जाती हैं दुश्मनों के ऊपर वो कैसे छोड़ी जाती हैं भैया? आप उस पर्टिकुलर दुश्मन का जो भी पता है, जो भी अड्डा है, जो भी उसका घर है या जो भी उसकी शिप है या जो भी मान लो कोई टैंक है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाते हैं, फिर मिसाइल को बोलते हैं कि इसी लोकेशन पे जाके गिरना मुन्ना वरना मारबो करेंगे, तो फिर मिसाइल जाके वहां गिरती है। अगर लोकेशन पता नहीं होगी, उसके कोऑर्डिनेट्स पता नहीं होंगे तो फिर मिसाइल तो कहीं भी चली जाएगी, किसी पे भी मार दो तो वो तो गलत हो जाएगा ना भाई, किसी को तो नहीं मार सकते, जो दुश्मन है केवल उसी को मारा जाता है। इन दिस चैप्टर अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? यू विल लर्न हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ने को मिलता है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने को सीखने को मिलता है, हालांकि वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, राशनलाइज हो गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसके बाद आपको सेक्शन फॉर्मूला भी देखने को मिलता है, ठीक है। यू विल ऑल्सो स्टडी हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides a line segment joining the two given points in a given ratio। यही है आपका सेक्शन फॉर्मूला की परिभाषा। इसको हम डिटेल में कब पढ़ेंगे? आने वाले सेशंस में। और हाँ एक और चीज, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके सिलेबस से हट गया है तो वो नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन। अब फिर से कुछ कहानी में यहाँ पे रोचक मोड आ गया है। पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक लेके बैठ जाओ भैया। अ टाउन बी, अब ए टाउन है कि बी टाउन है? पहले तो देखो कंफ्यूजन कितना होता है इंग्लिश में ना। अ टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ टू टाउन ए। अच्छा, जो टाउन बी है वो टाउन ए से कुछ दूरी पे स्थित है, पर उसकी दूरी उन्होंने कैसे बताई है? डायरेक्शन का यूज करके, ताकि हम एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा सकें। देखो उन्होंने क्या बोला कि भैया ये है टाउन ए, ठीक है। अब आपने भी पढ़ा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे होते हैं, तो ईस्ट इधर है तो उन्होंने कहा 36 किलोमीटर ईस्ट जाना है पहले, ठीक है,
किसी व्यक्ति को अगर जाना हो तो उसको क्या बोला जाएगा कि पहले आप 36 किलोमीटर ईस्ट जाइए, फिर आप 15 किलोमीटर नॉर्थ जाइए। तो ईस्ट में आप पहले 36 किलोमीटर गए, फिर आपने एक राइट टर्न लिया और आप 15 किलोमीटर आगे गए नॉर्थ की तरफ। ठीक है, अब अगर कोई इंसान उसको ये नहीं बताता कि ईस्ट जाना है कि नॉर्थ जाना है, वो क्या बोलता कि पहले 36 किलोमीटर चलना पड़ेगा फिर 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो जनाब पूछेंगे 36 किलोमीटर किस दिशा में, मतलब मेरे हिसाब से तो भैया जो सिटी ए है वहां से 36 किलोमीटर में यहां भी निकल सकता हूं, यहां भी निकल सकता हूं, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी निकल सकता हूं ना भैया। शहर से रोड तो होंगे ही निकलने के। ठीक है, तो भैया 36 किलोमीटर कहां जाना है, इसीलिए आपको क्या बताया जाता है, हमेशा डायरेक्शन में डिस्टेंस के साथ साथ दिशा भी बताई जाती है कि 36 किलोमीटर ईस्ट जाना है, तो आपको हमेशा डिस्टेंस अकेले नहीं चाहिए, किस तरफ जाना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखने को मिलता है। अब देखो क्या बोल रहा है, हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट। अब कोई आपसे बोल रहा है कि जनाब एक काम कीजिए, टाउन ए से टाउन बी के बीच सीधी सड़क बन रही है एकदम स्ट्रेट, तो बताइए उसकी दूरी क्या होगी, वो जो रोड बनेगी उसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो डायरेक्शंस वाला जो केस था उसने हमें एक चीज क्या बता दी कि ये बीच का एंगल 90 डिग्री है। मतलब यहां पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं तो यहां पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो होगी वही हमारे सड़क की लंबाई होगी। तो कुल मिला के सड़क की लंबाई हो जाएगी कितनी, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर और उसका होल ऑफ अंडर रूट। और ये किसकी मदद से हुआ, आदरणीय सम्माननीय हमारे पूजनीय पाइथागोरस जी की वजह से। इनको बहुत बहुत प्रणाम है भैया, क्योंकि ये ना होते तो हमारी गणित कैसी हो जाती है ना। ठीक है, क्या यूज किया आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको चर्चा में बताया कि दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे, फिर तीसरी वाले की साइड के लिए हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए अंडर रूट करके आंसर बता सकते हैं कि ए और बी के बीच की यदि सीधी सड़क बनेगी तो उसकी लंबाई कितनी होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, अब तक तो नहीं हो रही है सर। नाउ सपोज 2 पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस। अब यही जो कहानी हुई है ये थोड़ी हो रही है असल जीवन में। ठीक है, मान लीजिए 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, कैन वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। 2 पॉइंट देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि अगर 4 शून्य, ये एक पॉइंट है केवल एक्स एक्सिस पे, 6 शून्य ये दूसरा पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो सर मैं केवल एक्स एक्सिस पे हूं तो वाई का राज चलेगा नहीं, तो जो भी हरकत हो रही है वो एक्स में हो रही है, कितनी, 4 से 6 की। तो डिस्टेंस कितना हो गया सर, माइनस करेंगे तो 6 - 4 करने पे 2, कितना डिस्टेंस, 2 यूनिट्स। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। तो देखो क्या बोल रहा है लास्ट में, सो इफ द पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस वी कैन इजीली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। यस, इन फैक्ट नॉट ओनली एक्स एक्सिस, इफ द पॉइंट्स लाई बिटवीन वाई एक्सिस या ऑन द वाई एक्सिस, तब भी हमारे लिए कठिनाई नहीं है। तो अगर आप एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तब आपका डिस्टेंस निकालना हमारे लिए इज लाइक केक वॉक। ठीक है, जैसे अगर यहां पे कोई मुझे बोले डिस्टेंस कितना होगा, तो यहां डिस्टेंस हो जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि शून्य से आप शून्य पे हैं एक्स में, तो वाई में आप 3 से 8 चले गए, तो आपने 5 कदम ऊपर चलाए होंगे, तभी तो आप 8 तक पहुंचे होंगे। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ये समझ में आ गया। अब आगे देखिए ना, सपोज वही जो मैं आपसे कह रहा था वाई एक्सिस की बात कर रहे थे, तो कुल मिला के कहानी का सार अब तक ये निकला कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। फर्क पड़ता है किससे, पॉइंट्स कहां पे हैं। जैसे यहां पे आपने देखा एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे थे तो डिस्टेंस निकालना कितना आसान था, पर जीवन में सब कुछ ऐसे ही सीधी लकीर में नहीं चलेगा। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, कोई पॉइंट ऊपर होगा, कोई पॉइंट नीचे होगा, कोई पॉइंट राइट में होगा, कोई पॉइंट लेफ्ट में होगा। ये था थोड़ा सा बाबा जी का ज्ञान, रख लो, काम आएगा जीवन में कभी ना कभी। सर क्या काम आएगा, किसी दूसरे को चिपकाने काम आएगा पगले, मैंने भी तो किसी से लिया है ना। चलो नेक्स्ट, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए टू सी। अब फंसा दिया इनने, क्या बोल रहे हैं, अब हो गया, मतलब उन्होंने क्या बोल दिया कि ठीक है आपने निकाल लिया 0 से लेकर वो क्या एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, अब जरा एक्स और वाई एक्सिस के बीच में निकाल के दिखाओ, अर्थात ए से लेकर सी तक की दूरी निकाल के दिखाओ। तो 0 से लेकर ए तक गए तो 4 यूनिट ट्रेवल किया आपने,
0 से लेकर 3 तक गए तो 3 ट्रैवल किया आपने, तो इधर की दूरी 4, उधर की दूरी 3, कुल मिला के क्या हो गया यहाँ पे सर एक बढ़िया सा राइट ट्राइंगल बनने के पूरे पूरे आसार हैं। और आंसर अभी फिलहाल मेरे वीडियोग्राफर भैया ने भी दिखा दिया, वो बोलने लगे ऐसे 5, इतने तेज है, देखो हमारे सब पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं, उन्होंने दिखा दिया कि सर उसका आंसर 5 आएगा, है ना? सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ मैं? दिखाया उन्होंने 5 आंसर आएगा, देखो कितने तेज है हमारे लोग। चलो तो यहाँ पे हम आ जाते हैं वापस पढ़ाई पे कि ये 4 है ये 3 है, तो AC की दूरी हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम के तहत 5। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा आंसर यहाँ पे मिला हमें कि भैया दूरी आएगी 5। अब यहाँ पे देखो सिमिलरली बिल्कुल ठीक ऐसे ही जब आप B से लेकर D तक की दूरी निकालने का प्रयास करेंगे तब भी आप क्या करेंगे सर? तब भी हम वही करेंगे कि पहले 0 से लेकर 6 तक गए तो आपका ये वाली दूरी हो गई 6, यहां आप 0 से लेकर 8 तक जा रहे हैं तो ये वाली दूरी 8, ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है और राइट ट्राइंगल बनेगा तो हम पाइथागोरस यूज कर लेंगे और ये दूरी हो जाएगी 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर जोड़ के अंडर रूट, दैट इज 10। ठीक है, वो 5 था वो 10 है, हालांकि दिखने में ना वो 5 लग रहा है ना वो 10 लग रहा है, लेकिन भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है पहली बात तो, और खासकर ज्योमेट्री में पूरे ही ज्योमेट्री सब्जेक्ट में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो ध्यान रखना, ऐसी मत बोलना कि सर लेकिन अगर दोनों में ऐसा ही है तो एक जैसी दिखनी चाहिए ना। क्यों दिखनी चाहिए भैया? उनकी अपनी कैलकुलेशन है, दोनों कैलकुलेशन सही है। तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी सफाई करते हैं ताकि हम आगे के पॉइंट्स पढ़ पाए। अब देखो और क्या लिखा है, और लिखा है यहाँ पे कहानी में, सर बहुत लिखा है पर लिखना पढ़ना जरूरी है। नाउ इफ वी कंसिडर 2 पॉइंट्स नॉट लाइंग ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अब तक जितने कैलकुलेशन किए हमने, ठीक है, उसमें जो एक चीज कॉमन थी वो ये कि सारे पॉइंट एक्सिस पे लाई कर रहे थे। सर उससे क्या फायदा होता है प्रभु? उससे फायदा ये होता है कि 2 कोऑर्डिनेट में से एक कोऑर्डिनेट तो छूटते ही 0 हो गया, ठीक है। अब जब वो 0 हो गया तो उसकी कैलकुलेशन क्या हो गई? 0। तो कैलकुलेट करना आसान हो जाता है अगर आपके पॉइंट्स कहां होते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस पे होते हैं तो। और एक 10वीं के विद्यार्थी के जीवन में यदि कुछ आसान चीज आ जाएगी तो ये सीबीएसई और एनसीईआरटी को हजम कैसे होगा? इसलिए चीजों को थोड़ा सा मुश्किल करने के लिए आपको क्या कहा जाता है कि आप ऐसे पॉइंट्स ढूंढिए जो कि एक्सिस पे लाई नहीं करेंगे और वहां का डिस्टेंस निकालना सीखिए, क्योंकि ये तो आसान था, ठीक है। तो भैया जीवन में अगर आसानी हो तो सीबीएसई और एनसीईआरटी को हजम नहीं होगा, हमारे जीवन में मुश्किलें रहेंगी तभी उनको मजा आएगा। अब यहां देखो फिगर 7.3 क्या बोल रहा है, आपके पास 2 पॉइंट है, कौन सा? एक 4,6 और एक 6,8, इनके बीच की दूरी निकालो। दोनों को आपने कहां लाई करवा दिया? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करवा दिया। क्या यहां पे अब पाइथागोरस थ्योरम यूज हो पाएगी? सर अगर जो होते वो एक्सिस पे तो आसानी से हो जाती, ठीक है, क्योंकि वहां ट्राइंगल बन जाता। अब यहां ट्राइंगल जो बन रहा है वो तो स्वयं हवा में बन रहा है, तो पहले उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, वो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तब तो जाके हम पता लगा पाएंगे कि क्या वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लग पाएगी या फिर नहीं। और यहां पे अगर हमें पाइथागोरस लगानी है और P से लेकर Q तक की दूरी निकालनी है तो पहले हमें PT पता करना पड़ेगा, फिर QT पता करना पड़ेगा, तब जाके तो आंसर आएगा PQ का, ठीक है। तो QT पता करने के लिए मतलब Q और Q से लेकर T तक की दूरी पता करने की मेहनत करनी पड़ेगी हमें यहां पे, ठीक है। तो अब वो मेहनत कैसे होगी, अब हम वो सीखने वाले हैं। अब यहां ध्यान दो क्या लिखा है, यहां पे देखते हैं हम लोग कैसे हम पता लगाते हैं और कैसे हमारा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला इजाद हुआ है। चलिए देखते हैं यहां पे क्या लिखा है। देखो यहां लिखा है लेट अस ड्रॉ PR एंड QS परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब इन्होंने क्या किया, आपको यहां पे बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला के पीछे की जो पूरी वो है प्रोसेस है वो सिखाने का प्रयास हो रहा है कि आपको यहां पे 4 से लेकर यहां तक की दूरी निकालनी है, ये वाले पॉइंट्स की, ठीक है। उसके लिए अगर मैं पाइथागोरस भी लगाऊं जो कि मैंने पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के केस में लगाया था, तो मेरा ट्राइंगल कुछ इस प्रकार बनेगा। उसके लिए मुझे ये दूरी चाहिए और ये दूरी निकालूंगा मैं नीचे मेरी एक्स एक्सिस की मदद से। तो अगर मैं दोनों पॉइंट्स को पूरा एक्स एक्सिस तक ले जाऊं तो इधर है 4 उधर है 6, तो बीच की दूरी कितनी हो गई? 2। लेकिन ये दूरी 2 4 और 6 के बीच की, यहां P और Q के बीच की दूरी नहीं है भैया,
वो तो पी और क्यू के अंदर जो 2 पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस के, उनकी दूरी है, तो वो एक्स की दूरी है। और अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो दोनों चाहिए, एक्स और वाई दोनों। तो सर पहले तो हमने नहीं किया ऐसा, पहला इसीलिए नहीं किया क्योंकि वहां पे आपके पास कुछ पॉइंट्स 0 के बराबर थे, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। वहां पे भी आपने एक्स और वाई दोनों लिए थे। अगर मैं आपको वापस लेके जाऊं वहां पे, और अब अगर ध्यान से सोचो तो जब आपने ये दूरी निकाली थी, एक एक्स था 0 से लेकर 4 और एक वाई था 0 से लेकर 3, तो एक एक्स वाई, एक एक्स एक वाई यहां भी लगा था, वैसा ही वहां भी लगेगा। वापस आ जाते हैं हम अपनी जगह पे जहां से हमने शुरू किया था कि भैया अगर एक एक्स यहां लगा है तो एक एक्स यहां भी लगेगा और एक वाई भी लगेगा। अब ये तो हो गई एक्स की दूरी, वाई की दूरी आप इधर से निकालोगे कि ये 6 और 8 के बीच की दूरी है, तो ये भी 2। तो इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालते समय आपने एक्स को एक्स से लड़वाया, तो दोनों पॉइंट्स के बीच में एक्स कितना है ये मालूम चला। फिर आपने वाई को वाई से लड़वाया, तो दोनों पॉइंट्स के बीच में वाई कितना है ये पता चला। उसके बाद फिर अब हम जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तब हमें ये डिस्टेंस मिलेगा, विच इज योर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया? देखो यहां पे कैसे लिखा है कि आर एस की दूरी कितनी है, आर एस की दूरी है 8, क्यू एस की दूरी है 6, 8 में से 6 गया तो 2, वैसे ही वहां पे भी 8 में से 6 गया तो 2 और यहां पे 6 में से 4 गया तो 2। लेकिन वो x की x से दूरी थी, y की y से दूरी थी, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दोनों अकेले नहीं चलते, x और y साथ में चलते हैं। इसलिए फिर यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइनली x का आंसर निकाला जा सकता है। ये आपको समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे लिखा भी है कि अब क्या होगा, आपने x की x से दूरी निकाल ली, y की y से दूरी निकाल ली, फिर अब आप निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए pq की वैल्यू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम व्हिच सेज दैट कि दोनों का स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद अंडर रूट होगा। तो आपका जवाब आया pq की वैल्यू आएगी 8 2√8 विच इज 2√2। अगर आपके मन में यह विचार आ रहा है कि सर मैं x की x से दूरी निकाल दूंगा तो क्या वो दूरी pq के लिए नहीं चलेगी, तो भैया जो y है वो नाराज नहीं हो जाएगा कि जनाब मैं यहां पे आया क्यों हूं, मुझे बुलाया क्यों है जब मुझसे कुछ काम ही नहीं करवाना है, तो है कि नहीं? इसीलिए दोनों के साथ खेला जाएगा, दोनों को लिया जाएगा कंसिडरेशन में, और फिर दोनों की मिली भगत, दोनों को जोड़ के फिर फाइनली आप पता लगाते हैं कि कितना डिस्टेंस होगा। हाउ विल यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हु इन 2 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स? अगर क्वाड्रेंट ही अलग हो जाएगा तो मतलब अभी तो एक क्वाड्रेंट, तब यहां देखो इन्होंने थोड़ा और मुश्किल करते हुए आपकी जीवन की समस्याओं को क्वाड्रेंट ही अलग कर दिए। पिछले वाले में दोनों क्वाड्रेंट पॉजिटिव थे तो काम थोड़ा आसान हो गया था, पर यहां पे आपका काम मुश्किल नहीं होगा, लगभग जो आपने पहले किया वही करोगे। मान लो आपको यहां पे डिस्टेंस निकालना है Q से लेकर P तक का, ठीक है, अभी भी वही निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सर हमें यहां पे अगर डिस्टेंस निकालना है तो हमें दूरी पता करनी पड़ेगी x की x से, y की y से। अब अगर आप ऐसे देखें तो यहां पे x है कितना, x है 6, x कितना है 6, और जो इस तरफ x है वो है -5। अब अगर कोई x से x की दूरी निकालना चाहे तो सर 6 और 5 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, लेकिन जनाब आप यहां पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, वो गलत है, हम आपसे दूरी निकालने को बोल रहे हैं। तो -5 की 6 से दूरी निकालनी है, कितनी होगी -5 की 6 से दूरी? सर -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 इतना चल के जाऊंगा। -5 से लेकर 6 तक जब मैं चल के जाऊंगा तो मुझे कितने कदम चलने पड़ेंगे? 11 कदम। तो यहां पे -5 की 6 से दूरी कितनी होगी? 11 होगी। मैं दूरी की बात कर रहा हूं, सब्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों में फर्क समझना, ठीक है। चीजों को सब्ट्रैक्ट करना अलग होता है और चीजों के बीच का डिस्टेंस या फिर चीजों के बीच की दूरी, चीजों के बीच का डिफरेंस निकालना अलग होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना तो सीधे कर दो, 6 में से 5 गया 1, लेकिन यहां हम माइनस नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम दूरी निकाल रहे हैं। तो बेसिकली होगा तो माइनस ही कि 6 माइनस, लेकिन माइनस हो कौन रहा है? -5। तो कुल मिला के दूरी कितनी हो जाएगी? 6 और 5 जोड़ के 11, 6 इस तरफ 5 इस तरफ जोड़ के दूरी हो गई दोनों के बीच की 11। ऐसे जब आप y की बात करेंगे तो देखो 4 से आपको कहां जाना है? ये है 4
और यहां पे है -3, तो 4 और -3 के बीच की दूरी निकालनी है। तो मुझे अगर -3 से 4 तक जाना है तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 तब जाके मैं पहुंचूंगा। दोनों को माइनस करोगे तो 4 -3 दैट इज 7। तो दूरी एक हो गई 11, दूसरी हो गई 7। अब यहां पे जो ट्राइंगल बन रहा है उसमें लग जाएगी पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है यहां पे? सर राइट ट्राइंगल। यहां से यहां तक की दूरी है 11 देख लीजिए, उसके बाद यहां से यहां तक की दूरी है 7। आपको दो डिस्टेंस पता है, तीसरा जो हाइपोटेन्यूज है वो आप अब निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या किया आपने? 11 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर ऐड किया, फिर उसका अंडर रूट निकाल दिया विच इज अंडर रूट ऑफ 170। ध्यान जो यहां पे देना है पिछले वाले और इस वाले में कि आपने प्रोसेस क्या किया। तो सर प्रोसेस जैसा कि आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, x को x से कैंसिल किया, सब्ट्रैक्ट किया, y को y से माइनस किया, नेगेटिव था तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होके हमें सही रिजल्ट दे गया। जो पीछे वाले दोनों पॉजिटिव थे तो उनको माइनस करने पे भी हमें सही रिजल्ट मिल गया। तो यहां पे आपको बेसिकली माइनस करना है, दूरी निकालनी है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। x की x से दूरी, y की y से दूरी, फिर दोनों को मिला के जो दूरी आएगी उसको हम फिर फॉर्मूला के हिसाब से स्क्वायर रूट करके आंसर बताएंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते। अब यहां पे आ गए हम डिस्टेंस फॉर्मूला के एग्जैक्ट फॉर्म पे, मतलब जो कि हम लिखते हैं, जिसको हम यूज करते हैं। इसके अब तक के पहले की मैंने जो भी रामायण यहां पे गाई, जो भी आपको सुनाई, वो पूरी ये थी आपको समझाने के लिए कि हम कर क्या रहे थे, ठीक है। अब जैसे यहां पे देखो, ये आप क्या करना है, फॉर्मूला को जनरलाइज कर रहे हैं कि वो तो कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज थे, पर इन जनरल फॉर्मूला का प्रारूप कैसा होगा। तो टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अब 2 पॉइंट्स कौन से? देखो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिख देंगे तो फॉर्मूला जनरलाइज नहीं होगा, इसलिए हमने 2 इमेजिनरी पॉइंट्स लिए हैं, x1 y1 और x2 y2, 2 पॉइंट्स, ठीक है। इनके बीच की दूरी आपको निकालनी है और डिस्टेंस फॉर्मूला यही हमारे लिए पॉसिबल करता है, ठीक है। देखो यहां पे चित्र दिया हुआ है। अब तक आपने क्या किया है? सर अब तक जो भी महाभारत हमने समझी है वो यही समझी है कि हम x को x से माइनस करते हैं, y को y से माइनस करते हैं, ठीक है। उससे हमें दोनों पॉइंट्स की दूरी मिलती है x और y के टर्म्स में, लेकिन वो जो x और y मिला के हैं उन दोनों ने मिलके इन पॉइंट्स को बनाया है। तो जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो दोनों को मिला के निकालेंगे, ठीक है। और उसमें आपकी हेल्प कौन करता है? आदरणीय, सम्माननीय, रिस्पेक्टेड पाइथागोरस थ्योरम हेल्प करता है, जो कहता है कि उन दोनों वैल्यूज का, किसका? x से x की दूरी वाली वैल्यू है ना, और y से y की दूरी वाली वैल्यू, इन दोनों ही वैल्यूज का आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है। वैल्यूज कैसे निकलती हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगर अलग अलग क्वाड्रेंट में है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आप हमेशा दूरी निकाल रहे हैं, तो जब भी माइनस करेंगे तो उस चीज का ध्यान रखना। सीधे ये मत कर देना कि एक 6 है दूसरा -5 है तो 6 -5 करके 1 लिख दो, नहीं, आपको बीच की दूरी निकालनी है। तो वो आप लॉजिकली निकाल सकते हो कि 6 और -5 के बीच की दूरी कितनी है? 11 की है, ठीक है। तो दोनों के माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो दोनों के बीच की दूरी आएगी, क्योंकि दूरी निकालने के लिए हम अक्सर माइनस ही करते हैं, इसलिए मुंह से माइनस निकलता है, तो दूरी निकालने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका आप करेंगे स्क्वायर, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम का नियम है कि दूरी का स्क्वायर होगा, फिर वापस अंडर रूट हो जाएगा ताकि एग्जैक्ट डिस्टेंस निकल पाए। जैसे यहां पे निकल रहा है PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। जैसे आप यहां पे लिखेंगे d इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। x से x की दूरी का स्क्वायर, उसमें जुड़ गया y से y की दूरी का स्क्वायर, फिर अब आपने यहां पे स्क्वायर कर दिया है तो उसको नलिफाई करने के लिए होल का अंडर रूट, ठीक है। तो गणित में यही होता है, कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं होती, सब चीज बैलेंस हो जाती है। तो आपने स्क्वायर किया ब्रैकेट के अंदर, फिर उसको नलिफाई करने के लिए बाहर से होल स्क्वायर रूट हो गया, तो वो नलिफाई हो गया। अब कल को ये मत करना कि सर हम यहां पे इस स्क्वायर रूट को और इस 2 को काट देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये आपको क्लियरली पता है, ठीक है। वैसा कब हो सकता है? जब होल स्क्वायर हो,
मतलब अगर केवल इतना होता तब तो आप स्क्वायर और रूट को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि तब आप क्या कर रहे हैं, उसको ब्रैकेट में बांध दिया तो वो बाहर है, सबका स्क्वायर है। लेकिन यहां पे दो चीजों का स्क्वायर है ना मुन्ना। अगर आप केवल इसका स्क्वायर काट देंगे तो ये नाराज नहीं हो जाएगा कि भैया मैं यहाँ पे क्या पापड़ तलने आया हूं क्या, मतलब मेरे से कुछ करवा ही नहीं रही हो यार, ना स्क्वायर करवा रहे हो ना रूट करवा रहे हो, कर क्या रहे हो तुम लोग। इसीलिए आप ऐसे कैंसिल नहीं करेंगे, जनहित में जारी है ये संदेश, ठीक है। ये गलत मैथमेटिक्स होती है। यहाँ पे स्क्वायर है दोनों का, तो पहले स्क्वायर होगा माइनस करने के बाद, फिर स्क्वायर रूट होगा। इसी को कहा जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब अगर यहाँ पे एक आध सवाल और मिल जाए, मतलब वैल्यूज वाला, तो मजा आ जाए, है कि नहीं। चलिए, जैसे यहाँ पे देखिए इन पर्टिकुलर कुछ स्पेशल रिमार्क्स हैं जो कि आपके सवालों को सॉल्व करने में आपकी काफी मदद करेंगे। अगर आप किसी पॉइंट की दूरी ओरिजिन से निकाल रहे हैं तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मुन्ना ऐसा इसीलिए कि अगर आप देखेंगे यहां पे ओरिजिन से दूरी निकालते समय, ठीक है, मान लो जो भी पॉइंट है x1 y1 या xy, ठीक है, आपके एक कोऑर्डिनेट्स तो जीरो हो गए। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? सर डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है कि x की x से दूरी निकालो। तो मैं जब x1 को 0 से माइनस करूंगा या 0 को x1 से माइनस करूंगा तो बचेगा क्या? x1 ही तो बचेगा। अब ये तो बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है। ऐसे ही जब आप y को 0 से माइनस करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा? आपका डिस्टेंस बच जाएगा यहां पे x1 या फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि भैया ओरिजिन है, वहां से सब कुछ शुरू हो रहा है, तो वो थोड़ा तो हमें सपोर्ट करेगा ना। तो वो सपोर्ट कैसे करता है? अपने हिस्से की कैलकुलेशन इजी करवा के। तो जब भी आप ओरिजिन से किन्हीं एक पॉइंट का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो वो होगा एक अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। वी कैन ऑल्सो राइट पी क्यू एज x1 माइनस x2 स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 स्क्वायर। सर ये क्या हुआ, मतलब कुछ समझ नहीं आया। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जो पीछे फॉर्मूला है ना उसमें पता है क्या लिखा हुआ? उसमें लिखा है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सर ये दोनों अलग अलग है ना, दो में से एक जाएगा अलग आंसर आएगा, एक में से दो जाएगा अलग आंसर आएगा। अब सुनो, क्योंकि दोनों का स्क्वायर कर रहे हो तो आप चाहे 3 में से 4 माइनस करो, चाहे 4 में से 3 माइनस करो, ठीक है। मैं मान रहा हूं कि माइनस करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर अलग अलग आएगा, लेकिन जब आप इनका होल स्क्वायर कर दोगे, तो भैया -1 का स्क्वायर भी 1 होगा और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। तो बेसिकली यहां पे क्या हो जाएगा, क्योंकि आप स्क्वायरिंग कर रहे हैं, इसलिए अगर आपने छोटी वाली वैल्यू माइनस बड़ी वैल्यू कर ली या बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू कर ली, तब भी आपका आंसर अलग नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर जो है वो उसको बैलेंस कर लेगा। हाँ, लेकिन एक यहां पे मैं आपको सावधानी पूर्वक चीज बताना चाहूंगा कि कृपया करके ये ना करें जो मैं यहां पे भी लिख रहा हूं कि आपने यहां पे पहले तो x1 माइनस x2 कर दिया और यहां कर दिया y2 माइनस y1। नहीं, पैटर्न सेम फॉलो करना है। अगर यहां 1 2 लिख रहे हैं तो यहां भी 1 2 ही होना चाहिए, ठीक है। उसका रीजन है, अगर आप ऐसे एक तरफ कुछ और कर देंगे, दूसरी तरफ कुछ और कर देंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, बैलेंस हिल जाएगा। समझ में आया? ठीक है। तो आप मछली खाते खाते दूध नहीं पिएंगे ना, तबीयत खराब हो जाएगी, पेट गड़बड़ हो जाएगा। ठीक वैसे यहां पे कि भैया 1 और 2 चल रहा है, पहले आप भोजन कर रहे हैं तो पहले भोजन कीजिए, उसके बाद फिर आपको कुछ और डेजर्ट खाना है, दूध पीना है तो पीजिए, लेकिन बीच में मिक्स नहीं करेंगे ना मुन्ना। ठीक वैसे यहां पे, ठीक बा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये 1 2 2 1 नहीं करना है, या तो 1 2 1 2 या 2 1 2 1, ठीक है। मतलब जिसके भी कोऑर्डिनेट्स ले रहे हो, अगर आपने उस कोऑर्डिनेट का, क्योंकि देखो 2 होंगे है ना, एक P दूसरा Q, तो मान लो आपने अगर P के कोऑर्डिनेट्स को पहले लिया है X के केस में, जो मैं कह रहा था उसको मैं अगर सेंटेंस के रूप में बताऊं, तो अगर आपने P के कोऑर्डिनेट्स को लिया है X में पहले, तो आप Y में भी पहले P के ही कोऑर्डिनेट्स लेंगे, Q के नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे अगर हम निकाल रहे थे वहां पे डिस्टेंस 4,6 का और 6,8 का, यही थे ना कोऑर्डिनेट्स हमारे, ठीक है। तो ये हो गया P और ये हो गया Q। तो अगर आपने यहां पे डिस्टेंस निकालते समय 4 - 6 किया है, तो इधर पे आप 8 - 6 नहीं कर सकते। 4 - 6 मतलब आप यहां से गए,
8 माइनस 6 मतलब अब यहां पे आ रहे हैं। ऐसा करना मैथमेटिकली गलत है। तो सर क्या करना चाहिए? करना जनाब ये चाहिए कि अगर आपने यहां पे 4 माइनस 6 किया है तो यहां पे भी 6 माइनस 8 ही करेंगे। ठीक है सर, यहां तो 8 माइनस 6 करेंगे तो भी वही आएगा, 6 माइनस 8 करेंगे तब भी वही आएगा। हाँ, इस केस में सेम आ रहा है पर हर केस में नहीं आएगा। ठीक है, तो जनरली यही सिखाया जाता है कि बिना मतलब के खतरों के खिलाड़ी बनने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसको पहला वैल्यू लिया है तो इससे ये माइनस कर रहे हो, फर्स्ट वैल्यू माइनस दिस, तो दूसरे वाले में भी वही करो, वाई में भी वही करो। पर अगर आपने यहां से यहां गए हैं आप तो वैसे ही आना है रिटर्न। ठीक है, फालतू में उल्टा सीधा करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, गलती किसी की नहीं रहेगी, नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है, चलिए, और आपके नंबर कट जाएंगे, सबसे ज्यादा दुख किसे होगा? हमें होगा। चलिए, इतनी सारी रामायण कहने के बाद लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो यहाँ पे आपको हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, हमने फॉर्मूला भी समझ लिया, कैसे फॉर्मूला को अप्रोच करना है वो भी समझ लिया। अब एक काम करते हैं, कुछ सवाल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि हमें ईजी हो जाए समझने में कॉन्सेप्ट। अब जो पहला सवाल है वो एक एग्जाम्पल है जो आपसे बोल रहा है कि डू दीज पॉइंट्स, यहाँ पे 3 पॉइंट दिए आपको, 3,2, -2,3, -2, -3 और 2,3 फॉर्म अ ट्राइंगल। इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। ये ट्राइंगल बना रहे हैं नहीं, ये हमें चेक करना है, और यदि हाँ तो उस ट्राइंगल का नाम क्या होगा। देखो, ट्राइंगल बना रहे हैं या नहीं ये डिपेंड करेगा उसकी साइड की मेजरमेंट पे, मतलब साइड की लंबाई कितनी है। उसके अलावा दूसरा है एंगल्स। अब एंगल्स के बारे में यहां पे हमें कुछ जानकारी नहीं है, तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उससे हम क्या निकाल सकते हैं कि साइड्स कैसी हैं और साइड्स की लंबाई क्या है। अगर साइड्स की लंबाई फिट बैठती है तो हम बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल बन रहा है एक ट्राइंगल। अगर साइड्स की लंबाई फिट नहीं बैठती है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा। चलिए, 3 पॉइंट है, एक है 3,2। तो अगर मैं आपको एक रफली ऐसे बना के दिखाऊं आपका एक्स और वाई एक्सिस पे, तो मान लीजिए 3,2 लाया करेगा 1 2 3 और 1 2 यहां कहीं। ठीक है, फिर बोल रहे हैं 2,3, तो 1 2 और 2,3 मतलब यहां कहीं मान लीजिए। ठीक है, या थोड़ा अगर आपको शिफ्ट करना हो, रफली बना रहे हैं हम एग्जैक्टली। देखो, मैंने कहीं वैल्यूज लिखी नहीं है। ये हो गया आपका 2,3। फिर तीसरा पॉइंट है -2, -3, तो -2 इधर और -3 रफली यहां कहीं आएगा। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो शायद यहां पे ट्राइंगल बन रहा है। अभी मैं श्योर नहीं हूं, मैं कब श्योर हो पाऊंगा? जब मुझे इनकी वैल्यूज पता होंगे। कौन सी वैल्यूज? इनके डिस्टेंस पता होंगे बेसिकली। ठीक है, अब देखो यहां पे वैल्यूज है नहीं, मतलब मैंने लिखी नहीं है, तो ये जो रफ फिगर बना है इसे फाइनल मान के मैं अपना आंसर नहीं बोलूंगा। मैं रादर यहां पे पॉइंट्स को नाम दे दूंगा A विच इज 2,3, यहां पे है B विच इज 3,2 एंड यहां पे हो जाएगा C विच इज -2, -3। 3 पॉइंट्स थे, मैंने इनको नाम दे दिया है A, इसका नाम है C, इसका नाम है नहीं, इसका नाम है B 3,2, C और ये A। ठीक है, कोई आपत्ति तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या निकालना पड़ेगा हमें? साइड्स की लेंथ। तो टू फाइंड लेंथ ऑफ साइड्स क्या यूज करेंगे हम? सर हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। वी वुड यूज व्हाट? वी वुड यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो यहां पे हमने मेंशन कर दिया कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? सर डी मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू √ऑफ x का x से सब्ट्रैक्शन, फिर स्क्वायर, उसमें जोड़ देंगे y से y का सब्ट्रैक्शन करने के बाद और स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आएगा वो। तो यहां पे सबसे पहले हम निकाल रहे हैं a से b का डिस्टेंस, तो आप लिखेंगे AB इज √ऑफ AB। अब इसमें से किसी एक को मान लोगे आप x1 y1 और दूसरे को मानोगे x2 y2। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला में फिट करना है, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर आप इनको नॉमिनेट नहीं करेंगे तो आप सब्ट्रैक्शन करते समय गलती कर सकते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक नॉमिनेट करें। तो यहां पे देखो x2 - x1 का स्क्वायर मतलब 3 - 2 का स्क्वायर प्लस यहां हो जाएगा 2
-3 का स्क्वायर। ठीक है, हालांकि यहाँ पे 3 बड़ा है 2 छोटा है, पर क्योंकि हमने इसको इसमें से माइनस किया है x के लिए, तो y में भी सेम ही करना पड़ेगा, इसको इसमें से माइनस, तो 2 - 3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ए बी हो जाएगा कितना, तो ए बी हो जाएगा √3 - 2 का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। साइन का ध्यान रखना, अब ये हो जाएगा कितना, √1 स्क्वायर मतलब 1 -1 का स्क्वायर मतलब 1, तो यहाँ पे हो जाएगा √2 कितना, तो ए बी की वैल्यू आ रही है √2 अभी हमारे हिसाब से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ए बी जो है वो जनाब है √2 के बराबर। कहीं कोई आपत्ति कोई दिक्कत तो नहीं, सॉल्व कर लिया आपने ए बी वाला पार्ट। चलिए इसको हम कर रहे हैं अब क्या, इसको हम अब कर रहे हैं क्लीन, क्योंकि भैया ए बी की वैल्यू निकाल दी, अब कुछ काम नहीं है उसका। अब दूसरी वैल्यू हम कौन सी निकालेंगे, तो वो निकालेंगे हम बी सी। वो क्या होगी सर, सेम फॉर्मूला। अब देखो क्योंकि यहां पे लिखा है x2 y2, तो हम एक काम कर सकते हैं, केवल इसको चेंज करके अब इसको डिक्लेयर कर देंगे x1 और y1। ठीक है, फंडा वही चलेगा, x2 - x1 और y2 - y1। तो यहां हो जाएगा 3 - -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 - -2 का होल स्क्वायर, 3 - -2 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2 - -3 का होल स्क्वायर, 2 - -3 का होल स्क्वायर, ये आ गया होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे सर, इसको केवल सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू √, यहां हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, और इधर पे आपको क्या मिलेगा, प्लस करने पे यहां पे आपको मिलेगा ये भी 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √50। कैसे सर, 5 का स्क्वायर 25, 2 बार है तो 25 और 25, तो ये हो जाएगा √50। इसको आप चाहें तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने का प्रयास कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने पे आपको ये मिलेगा 25 होता है 5, तो ये हो जाएगा 5√2। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट कैसे हुआ, तो देखो 50 हो जाएगा 25 × 2, 25 होता है परफेक्ट स्क्वायर, तो वहां से आया 5 बाहर, √2 अकेला बच गया तो वो रूट के अंदर रहेगा, तो यहां से यहां तक की दूरी आ गई 5√2। चलिए अब हम क्या करेंगे सर, एक बार AC को भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर AC निकल जाएगा तो हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स मिल जाएंगी, जिसके बाद हम आसानी से टिप्पणी कर पाएंगे कि कौन सी चीज सही है। चलिए ठीक है, यह आपने BC निकाला था, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं। यहां पे अब आप निकालेंगे कौन सी वाली साइड, AC। कहा है कि भैया AC नहीं चलेगा तो मजा नहीं आएगा, मतलब जब तक तीनों साइड नहीं निकलेंगी कुछ भी टिप्पणी करना थोड़ा सा गलत हो जाएगा हमारे लिहाज से मैथमेटिकली। ठीक है, तो हम यहां पे अब इसको क्या करें, अब देखो x1 y1 यहां पे लिखा है, तो इसको हटा के यहां पे हम लिख देते हैं x2 y2। x2 - x1 वाला फंडा हमें पता है, अगर आप ऐसे लिख लेते हैं तो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, चलिए यहां देखिए, अब 2 - -2 हो जाएगा, तो आपने लगाया यहां पे ब्रैकेट 2 - -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और साथ में हो जाएगा प्लस 3 - -3 का होल स्क्वायर, यही होगा 2 - -2 का होल स्क्वायर एंड 3 - -3 का होल स्क्वायर। अब 2 - ये हो जाएगा प्लस, और 2 और 2 हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस यहां पे 3 और 3 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। अब आप ऐड करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा यहां पे 6 और 6 12, √52। तो हमारी जो तीसरी वैल्यू आई है AC वो आई है √52। उसको भी अगर मैं रैशनलाइज करूं तो मुझे कितना मिलेगा सर, मतलब अगर सिंप्लीफाई करने का प्रयास करें 52 2 के टेबल से जाएगा तो यहां पे हो जाएगा 2 2 = 4 और 26। तो क्या मैं इसको 2√13 बोल सकता हूं, एक बार दोबारा देखना मैं क्या कह रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं 4 × 13। क्या ये सही है, 4 3 = 12,
2 यहाँ 1 कैरी, 4 1 जा 4 5, तो इसमें से 4 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√13। कितना बोला आपने सर? 2√13 बोला आपने। 3 साइड्स आ गई हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे सर? अब हमें चेक करना है कि किस टाइप का ट्राइंगल बन रहा है। अब देखो सबसे आसान तो होता है पाइथागोरस लगा के चेक कर लो कि क्या राइट ट्राइंगल बन रहा है। अगर वो बन रहा है तो वो कंक्लूड कर देंगे, नहीं तो हम कुछ और कंक्लूड करेंगे। तो यहां पे देखो नाउ आप लिखोगे BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? सब BC स्क्वायर हो जाएगा 5√2 का स्क्वायर, विच इज कितना सर? 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर इज 2, तो 25 दूनी 50, ठीक है, यही हमने निकाला था। उसके बाद AB का स्क्वायर इस केवल √2 का स्क्वायर, ठीक है, विच इज 2, तो ये 25 और ये 2। उसके बाद तीसरा जो मैं निकाल रहा हूं वो निकाल रहा हूं AC स्क्वायर, विच इज 2√13 का स्क्वायर, विच वुड बी इक्वल टू 52। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि कुछ मैथमेटिक्स लग रही है। अच्छा ये 52 कैसे आया? अगर मैं रिवाइज कराऊं, 13 हो जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर, तो केवल 13 जो कि स्क्वायर रूट था और आपने स्क्वायर किया, दोनों कैंसिल हो गए। 2 रूट के बाहर था तो उस पर पूरा स्क्वायर लगेगा, तो 2 का स्क्वायर 3, 4 ऑब्वियस सी बात है 2 का स्क्वायर। तो अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगा कि BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ये मैच हो रहा है। BC स्क्वायर 50, AB स्क्वायर 2 इज इक्वल टू AC स्क्वायर, दैट इज 52। तो क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग रही है तो हम क्या बोलेंगे? ABCD क्या है? ABCD इज अ राइट ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ABC इज अ राइट ट्राइंगल, ठीक है, राइट ट्राइंगल, ठीक है। तो अब यहां पे क्या लिखोगे? सिंस, ऐसा भी अगर आपको लिखना हो तो सिंस द लेंथ ऑफ द साइड्स satisfy the Pythagoras theorem, we can say that it is a triangle, and also since it is satisfying Pythagoras theorem, ABC is an right triangle। मतलब 90 डिग्री होगा एक एंगल, कौन सा वाला? मोस्ट प्रोबेबली ये 3 और 2 वाला जो है, यही वाला एंगल 90 डिग्री होगा, और देखने में भी हमें राइट एंगल के जैसा ही दिख रहा था लगभग, ठीक है। तो देखो चित्र बनाने से आपको ये एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाता है कि आपको थोड़ा सा अंदेशा हो जाता है किस तरफ जा रहा है। जैसे यहां पे मैंने पाइथागोरस क्यों लगाया, उसका एक बड़ा रीजन ये था कि जब मैंने चित्र बनाया तो मुझे दिख रहा था कि कम से कम एक एंगल 90 के आसपास का हो सकता है। तो अगर मैं इसको प्रूव कर पाए तो मेरे लिए आसान ही होगा, सॉल्व करने में इजी हो जाएगा सवाल। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो यहां पे, शो दैट पॉइंट्स 1, 7, 4, 2, -1, -1 and -4, 4 आर वर्टाइसिस ऑफ अ स्क्वायर। तो आपको यहां पे स्क्वायर की जो क्वालिटीज होती हैं, स्क्वायर की जो क्वालिटीज होती हैं वो आपको हाईलाइट करनी है। अच्छा स्क्वायर की क्या क्वालिटीज होती हैं सर? सबसे पहला तो उसके चारों एंगल 90 होते हैं, लेकिन यहाँ पे एंगल्स की बात ही नहीं चल रही है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उससे हम हद से हद क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और सवाल में बोला भी क्या गया है? वर्टाइसिस। तो इसका मतलब साफ है कि हमें चारों वर्टाइसिस की लेंथ निकालनी है। अगर जो लेंथ सेम आ गई तो स्क्वायर है, पर अगर लेंथ सेम नहीं आई तो भैया फिर अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि इन जनाब को हम स्क्वायर डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। एज अ रफ हम लोग पहले यहाँ पे पूरा डायग्राम बना लेते हैं सारी वैल्यूज को दर्शाते हुए। देखो सबसे पहली वैल्यू है 1, 7, तो 1 यहां पे होगा, 7 बहुत ऊपर कहीं होगा, मान लो यहां कहीं, ठीक है। उसके बाद है 4, 2, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2 लगभग यहां कहीं होगा 4, 2, ठीक है। देखो हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता क्योंकि हमने पॉइंट्स लिखे नहीं है, पर हाँ हम लोग रफ आइडिया तो लगा ही सकते हैं। -1, -1 यहां कहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर -4, 4, तो -4, 4 यहां कहीं होना चाहिए मान लो, ठीक है, यहां कहीं। तो दिखने में फिलहाल तो स्क्वायर जैसा लग रहा है मेरे हिसाब से, तो ठीक है। नहीं लग रहा होगा तो लगवा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये देखो ये चारों पॉइंट्स हमने मार्क करने का प्रयास किया, क्या वो सीधी लकीर में आ रहे हैं? दैट इज द बिग पॉइंट, ठीक है।
ये देखो, अब यहाँ पे जो 4,2 वाला उसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा कि भैया 4,2 दर्शाना है तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे थोड़ा उसको स्क्वायर जैसा ही मान के चलिए, ठीक है ना। उसमें एडवांटेज क्या, एडवांटेज तो हमारा ही है। क्या एडवांटेज है भैया हमारा इसमें? सर हमारा एडवांटेज ये है इसमें कि जब हम वैल्यूज लिखेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो हमारा जवाब मिलता जुलता आएगा। तो कौन सा पॉइंट किसके साथ जाएगा वो आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। 4,2 है तो रफली यहां कहीं आएगा, क्योंकि 7 हमने यहीं पे बना दिया। चलिए ठीक है ना। तो देखो एग्जैक्ट करेक्ट तो नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है हमारे पास, पर जितना हम उसको क्लोज बना सकते हैं पॉइंट्स के उतना बेहतर रहेगा। आपको कोई नहीं बोल रहा कि वहां सारे वैल्यूज लिखिए, स्केल से नापिए, उसके बाद कीजिए ना, इतनी मेहनत ना करें, आप रफ डायग्राम बना के अपना खुद को हेल्प कर सकते हैं। चलिए नाम दे दीजिए इनको। तो सर ये जनाब है 1,7, यहां पे हमने लिख दिया 1,7। उसके बाद ये जनाब है 4,2, फिर इधर पे है -1, -1, ठीक है, वेरी गुड, दोनों नेगेटिव है, -1, और चौथा -4,4। चलिए अब आप क्या निकालेंगे? सर अब हम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके चारों साइड्स का मेजरमेंट। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो जब भी कोई सवाल सॉल्व करो, अगर कुछ ऐसा फॉर्मूला यूज कर रहे हो और अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि d वुड बी इक्वल टू √of x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। बेटा जीवन निकल जाएगा इन्हीं फॉर्मूला में, ठीक है। अच्छे से पढ़ लोगे तो जल्दी निकल जाएगा, नहीं समझोगे तो फिर लेट से निकलेगा थोड़ा, लेकिन निकालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चलो सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं किसको? हम मान लेते हैं ए बी को हम सबसे पहले निकाल रहे हैं, और ए पॉइंट हम दे रहे हैं 1,7 को, ठीक है। तो ये ए, इधर बी, इधर सी, और ये डी नेमिंग कर दी, ताकि हम जब मैं कहूं ए बी तो आप समझ पाओ मैं किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। √of x2 माइनस x1, तो देखो यहां पे 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 7 - 2 का स्क्वायर। अच्छा कुछ लोगों को क्या होता है कि हमेशा बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू ही करनी है, कभी कभी तो वो लॉजिक चल जाता है, पर कभी कभी क्या होता है फिर यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे 1,1 और 4 के बीच में तो भैया 1 ही छोटा है, 4 बड़ा है, दूसरे वाले में 7 और 2 में 7 बड़ा है, 2 छोटा है, तो कोई एक तो नेगेटिव जाएगा ही जाएगा, ठीक है। पर टेंशन थोड़ी है, नेगेटिव जाने के बाद भी जब रहेगा वो स्क्वायर रूट के अंदर ही, तो फिर उस नेगेटिव का कोई सेंस ही नहीं है। प्लस 5 स्क्वायर विच इज -3, सब -3 यहां पे हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 हो जाएगा √34, 34, ठीक है। चलिए ये तो हो गया ए बी का लेंथ। इसके बाद सेकंड कौन सा निकालोगे? सर सेकंड क्या निकालें आप बता दीजिए। तो भैया देखो ए बी निकल गया, अब आप साथ में निकाल दो यहाँ पे बी सी निकाल दो, तो बी सी हो जाएगा √of 4 - -1 का स्क्वायर, ये पहली चीज, और उसके साथ होगा 2 - -1 का स्क्वायर, तो प्लस 2 - -1 का स्क्वायर। चलिए अब ये देखिए, तो BC यहां पे हो जाएगा कितना? सर ये 4 और 1 हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। तो अब तक के रुझानों में यही दिख रहा है कि ये √34 होगा, मतलब दो साइड्स आजू बाजू की आपस में बराबर तो दिख रही हैं, ठीक है। पर ये इनफ कंक्लूजन नहीं है, मैं आपको हमेशा से बोलता हूं और पहले बोल रहा हूं अभी से ही इस चैप्टर में भी, कि केवल प्रथम दृश्य जो दिख रहा है उसको मान के सत्य अगर आप पूरा सॉल्व करने जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इस लाइन को मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूं क्योंकि मुझे आंसर तो पता है पर मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी और, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा? आपने BC निकाल दिया तो अब CD पे आ जाओ, ठीक है। CD वुड बी √of कितना? सर ये हो जाएगा -1 और वहां पे है देखो -4, तो आप लिखोगे -1 - -4 का स्क्वायर प्लस -1 और वहां पे हो जाएगा कितना? -4 का स्क्वायर, क्योंकि वो वाला 4 पॉजिटिव है तो यहाँ पे तो -4 ही लिखाएगा, फिर माइनस होता है क्योंकि पहले से फॉर्मूला में, फिर पॉजिटिव है तो वैसे ही रहेगा। अब यहां देखें CD की वैल्यू √of
कितना हो जाएगा सर, ये दोनों माइनस मिला मिला के हो जाएंगे प्लस, तो जो 4 पहले नेगेटिव था वो हो गया पॉजिटिव, तो यहां आ गया -1 + 4, और -1 + 4 करोगे तो आएगा 3 का स्क्वायर प्लस यहां आएगा -5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर अब तक तो आपको याद हो ही गया होगा सर 9 होता है, 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 होता है, जोड़ के हो जाएगा √34। कितना? √34। तो चलिए ये वाला हिस्सा हो गया समाप्त। तब हम निकालेंगे चौथी वैल्यू विच इज कितना, विच इज AD। तो अब AD की वैल्यू भी मेरे हिसाब से तो सेम ही आनी चाहिए, पर कैलकुलेशन करके दिखाना कंपलसरी है। चलिए 1 - -4 का स्क्वायर, 1 - -4 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, सॉरी -4 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। अब जब आपने वैल्यूज लिखी होंगी तभी आपके दिमाग में थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा कि क्या क्या होगा। 1 - -4 कितना हो जाएगा जनाब? सर 1 - -4 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अरे ये तो हम इतनी बार कर चुके हैं कि अब तो कोई रात में नींद में पूछ ले तब भी हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो AD की वैल्यू आएगी √34। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ इतना करना हमारे लिए काफी है? ये हो गया √34, नीचे वाला भी √34, इधर भी √34, इधर भी √34। क्या इतना काफी है? चारों साइड्स निकाल के अगर हम बोल दें कि भैया चारों साइड्स बराबर हैं तो उसको स्क्वायर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, मतलब ये वर्टाइस ऑफ अ स्क्वायर हैं। अब देखो यहां पे 2 पॉइंट्स हैं। पहला तो ये कि चारों साइड्स इक्वल हो ऐसा दुनिया में इकलौता स्क्वायर ही नहीं है, उसके अलावा एक और है जिसका नाम है रोम्बस। तो यहां पे अगर आप चारों साइड्स बराबर बोलते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि यह जो क्वाड्रिलैटरल है वो या तो रोम्बस है या फिर स्क्वायर है। अब रोम्बस से स्क्वायर जाने का जो फंडा होता है उसमें फिर इन्वॉल्व होती है डायगोनल्स। अगर दोनों डायगोनल्स की लंबाई बराबर आती है तो आप श्योरली बोलते हैं कि भैया हाँ ये स्क्वायर है। अगर दोनों की लंबाई अलग अलग आती है तो फिर वो रोम्बस होता है, जिसमें चारों साइड्स बराबर तो होती है पर डायगोनल इक्वल नहीं होती। तो अब इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपको निकालनी पड़ेंगी दोनों डायगोनल्स की लंबाई, विच वुड मेक श्योर कि ये जो पॉलीगॉन है जिसको आपने अभी ऐसा डिक्लेयर किया जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, ये रोम्बस और स्क्वायर के डाउट को पूरी की तरह क्लैरिफाई कर दे। ठीक है कि भैया हाँ आपने जब डायगोनल्स निकाल दी और वो सही भी आ गई बराबर भी आ गई तब तो आप श्योर हो सकते हैं कि हाँ ये स्क्वायर है। तो चलिए पहले हम निकालेंगे AC। तो AC हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, डायगोनल निकालनी है, A से C जाना है, तो ये हो जाएगा 1 -1 का होल स्क्वायर एंड देन 7 प्लस यहां पे हो जाएगा 7 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है चलिए तो AC की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस एक और एक 2, और यहां पे जो स्क्वायर है ये कहां पे आएगा? ये आएगा बाहर ब्रैकेट के। तो देखो कहां लिखना है वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है 7 का स्क्वायर, 7 -1 मतलब हो जाएगा 8, तो 8 का स्क्वायर, तो AC हो जाएगा √2 का स्क्वायर इज, सॉरी 2 का स्क्वायर इज 4, 64 का 8 का स्क्वायर इज 64, जोड़ जाड़ के √68। तो एक डायगोनल आ गई। दूसरी डायगोनल यहीं पे निकाल देते हैं, BD हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, अब देखो B से D जाना है, 4 -4, ब्रैकेट्स का विशेष ध्यान रखें कहां कौन सा लग रहा है, ठीक है, का होल स्क्वायर, एंड देन इट इज प्लस 2 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है तो BD की लंबाई यहां पे अब हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 4 -4 वुड बी 8 का स्क्वायर। कैसे? माइनस माइनस प्लस, 4 और 4 8, 2 में से 4 गया तो वैसे तो -2 बचेगा, लेकिन उसका स्क्वायर करना है तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। BD वुड बी 8 का स्क्वायर 64 -2 का स्क्वायर मतलब 4, तो ये हो जाएगा √68। क्योंकि हमारे दिए गए सवाल में चारों साइड्स की लेंथ बराबर है,
दोनों डायगोनल की लेंथ बराबर है, तो हम ये कंफर्म कह सकते हैं, मतलब 110% कंफर्म कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पॉलीगॉन बना है ये स्क्वायर ही है, क्योंकि दुनिया में ऐसा इकलौता स्क्वायर ही है जिसकी चारों साइड्स की लंबाई और दोनों डायगोनल्स की लंबाई बराबर होती है। तो यहां पे क्योंकि दोनों फिनोमेना हो रहे हैं, साइड्स की लंबाई भी निकाल के देख ली हमने, डायगोनल्स भी निकाल के देख ली हमने, सब कुछ सही जा रहा है, डायगोनल्स की लंबाई आपस में बराबर हो रही है, चारों साइड्स बराबर हो रहे हैं, तो मतलब हम ये 110% कंफर्म हो सकते हैं कि भैया हमारा सवाल सही है, और एकदम बढ़िया चौड़ में घूम सकते हैं कि हमने सही सवाल सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए स्क्रीन करते हैं क्लियर। कंक्लूजन क्या लिखोगे यहाँ पे कि सिंस ऑल लेंथ ऑफ ऑल फोर साइड्स इज इक्वल and the two diagonals are equal to each other, we can confirm that, or we can be sure that it is a square. ठीक है, and the points are basic and the given points are the vertices of a square. चलिए अब एग्जाम्पल 3 आपसे क्या कह रहा है, जो यहाँ पे चित्र दिया गया है वो अरेंजमेंट ऑफ डेस्क दिखा रहा है इन अ क्लासरूम। आशिमा, भारती एंड कैमिला आर सीटेड एट ए, बी एंड सी। देखो कितने मेहनत से लोग नाम रखते हैं, एक आशिमा है, एक भारती है, कैमिला है, तो नाम भी ऐसे ही दिए ए बी सी। ठीक है, डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, क्या आपको लग रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं? गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपको आपके रीजन का मतलब आपको आपके आंसर का रीजन भी देना है। देखो स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं या नहीं ये डिपेंड करता है उनकी दूरी पे। सर वो कैसे? तो वो जब आप इनकी दूरी निकालेंगे आपको समझ में आएगा कि अगर A से लेकर B तक की दूरी फिर B से लेकर C तक की दूरी बराबर आ रही है A और C की इकट्ठी दूरी के, तो मतलब साफ है कि भैया दोनों तीनों स्ट्रेट लाइन में ही बैठे हैं। क्योंकि अगर उसके अलावा बैठेंगे, देखो अगर हल्का सा भी B को आपने ऊपर बैठा दिया, मान लो B की वैल्यू आपने यहां रख दी है, तब फिर एक ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर बनेगा तीनों के बीच में, है ना। और ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर मतलब क्या हो जाता है कि A से लेकर B तक की दूरी और B से लेकर C तक की दूरी जो अलग अलग हैं उनको जोड़ने पर A से लेकर C तक की सीधी दूरी से ज्यादा आएगा। ये आपने कहां पढ़ा है? तो कक्षा 9वीं में कॉन्सेप्ट है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अगर दो चीजों का एडिशन तीसरे से ज्यादा आ रहा है मतलब वो ट्राइंगल की साइड्स हैं, पर अगर दो चीजों का एडिशन तीसरे के बराबर आ रहा है तो मतलब वो क्या है? स्ट्रेट लाइन है। दो चीजें मतलब बेसिकली जो दो पार्ट्स बन रहे हैं, एक ए से लेकर बी तक का, दूसरा बी से लेकर सी तक का। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो जाएगा। हाँ जी सर। चलिए तो हमारा पहला कार्य यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ए बी की वैल्यू, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, चलिए रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अभी हम सॉल्व करेंगे तो एक बार दोबारा चेक करेंगे उसी रीजन को। सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ, अब देखो समस्या क्या है, कोऑर्डिनेट्स दिए नहीं है तो चाहिए तो यहीं पे लिख लो, ये है 3 और 1, ये जनाब है 6 और 4, अच्छा ऊपर दिए थे है ना, और ये है 8 और 6, यही है ना, 3 1 6 4। तो ए बी मतलब अब देखो यहां पे मैं माइनस कर रहा हूं 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। देखो कितना स्मूथली हो गया, क्योंकि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो माइनस करने में आसानी है। अब आप इसको माइनस करेंगे तो 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर, यहां हो जाएगा रूट 9 प्लस 9 दैट इज कितना? रूट ऑफ 18। रूट ऑफ 18 को आप कितना लिख सकते हैं सर? वैसे तो ये है 9 2 सा, तो हम इसको 3√2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो देखो ऐसे बोल रहा हूं मैं, अगर मैं यहां पे इसको हटा दूं तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 18। देखो 18 होता है 9 2 सा, अब 9 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है रूट के बाहर आएगा, 3 बन जाएगा और √2 अकेला रह जाएगा, तो आंसर आएगा 3√2, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं बीसी की तरफ। तो बीसी क्या बोल रहा है आपसे? तो सर 8 6 और 6 4 है, वही जो हम करते आए हैं, दूसरा माइनस पहला, तो 8 में से 6 माइनस और 6 में से 4 माइनस, दिस वुड बी अंडर रूट ऑफ, यहां पे हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा,
6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, कुल मिला के कितना बचा जवाब में सर? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 8, तो हो जाएगा √8। अब इसके बाद क्या करेंगे सर? तीसरा हो जाएगा AC और निकाल लेते हैं, तो हम श्योर हो जाएंगे कि क्या सीन बन रहा है। AC मतलब A से लेकर C तक की दूरी, तो 8 में से होगा 3 माइनस, पहली चीज। दूसरी चीज होगा 6 में से 1 माइनस, ठीक है। तो अब आप इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 3 गया तो 5 का स्क्वायर, 6 में से 1 गया तो 5 का स्क्वायर, कितना बचेगा सर? ये हो जाएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर इज 25, तो 25 और यहाँ पे हो जाएगा √50। अब अगर आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां देखिए आपको क्या क्या मिलेगा सर? ये जनाब हो जाएंगे 9√2, है ना, सॉरी 3√2। ये जनाब हो जाएंगे 2√2 बिकॉज इट इज √8 विच इज 2 का क्यूब, ठीक है। और ये जनाब कितना हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 5√2। क्यों भैया? क्योंकि 50 हो जाएगा 25 इंटू 2, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट के बाहर आके हो जाएगा 5 और केवल √2 बचेगा, ठीक है। मैं अगर आपको लिख के भी दिखाऊं तो ये हो जाएगा 25 इंटू 2, 25 क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है और परफेक्ट स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 5 और √2 अकेला रह जाएगा। अब यहां पे जैसा कि आपको हरे रंग से दिख रहा है, कोई क्लियर सिग्नल मिल रहा है कि एक वैल्यू है 3√2, दूसरी वैल्यू है 2√2। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 5√2। अब ध्यान देना, जो डिस्टेंस होता है यहां पे हम जो मेजर करते हैं वो एकदम सीधी लकीर में चलता है, ठीक है। मतलब A से लेकर B तक की दूरी है 3√2, B से लेकर C तक की दूरी है 2√2 और A से लेकर C तक की दूरी है 5√2, ठीक है। क्योंकि आप यहां पे अब क्या लिखोगे? सिंस, यहां पे मैं लिख रहा हूं कि सिंस AB प्लस व्हाट, एक काम करो, अगर आपको नहीं दिख रहा है वहां पे तो मैं ब्लैक कलर से लिख लेता हूं ऊपर ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहां हम लिख रहे हैं कि सिंस AB प्लस कौन सा? BC इज इक्वल टू AC, एग्जैक्टली इक्वल टू, हल्का सा भी ज्यादा नहीं है। वी कैन कंक्लूड दैट ABC लाई इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि दो चीजों को ऐड करने पे तीसरी चीज आए और वो एकदम सीधी पट्टिका में ना रहे, इम्पॉसिबल है। मैं आपको अगर बताऊं कक्षा 9वीं में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ट्राइंगल चैप्टर में कि ट्राइंगल में मतलब अगर, क्योंकि देखो अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेंगे तो फिर ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, 3 पॉइंट्स इसके अलावा और कर क्या सकते हैं? भांगड़ा गरबा तो कर नहीं सकते, मतलब वो भी कर लेंगे, 3 लोग कर लेंगे, 3 पॉइंट की बात हो रही है यहां पे। तो 3 पॉइंट जो है, अगर ये बी एक ऊपर या एक नीचे हो जाए, मान लो बी की वैल्यू यहां या यहां हो जाए, तो फिर वो ट्राइंगल फॉर्म करने वाली बात हो जाएगी, है ना। तो ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए दो साइड्स का सम तीसरे से ज्यादा होना चाहिए, ये आपको नियम पता है, क्योंकि यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, दो का सम एग्जैक्टली तीसरे के बराबर है। तो ये यूनिक केस बनता है जहां पे तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में होंगे, ठीक है। अगर आपको यहां पे सिलेबस में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता तो हम उस कॉन्सेप्ट से भी इसको प्रूफ कर सकते थे, पर क्योंकि फिलहाल वो आपके इसमें जो आपका सिलेबस है उसकी टोकरी में नहीं है, उसके बाहर है, तो उस पर चर्चा करना सही नहीं होगा। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। क्या लॉजिक लगाया हमने कि जो दो पार्ट्स हैं उनको जोड़ने पे तीसरे के बराबर आ रहा है, मतलब ये क्लियर है कि तीनों स्ट्रेट लाइन में हैं। अगर दो पार्ट्स को जोड़ने पे तीसरे से ज्यादा आता तो हम कहते कि वो ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि 3 पॉइंट की चर्चा हो रही थी और 3 पॉइंट से फॉर्म होने वाला फिगर होता है ट्राइंगल, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। और यहां पे ट्राइंगल नहीं बनेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे तीनों। एग्जांपल 4, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट xy इज, अब देखो यहां पे एकदम नया वर्ड आ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 7,1 एंड 3,5। कहने का क्या तात्पर्य है? देखिए ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, ठीक है, और इसके एक तरफ यहां पे हो जाएगा कितना, यहां पे देखो एक पॉइंट है विच इज, मान लीजिए यहां पे आपने लिखा 3,5 और दूसरा पॉइंट है उल्टी तरफ, मतलब दूसरी तरफ या कहीं भी रख लो, ऊपर रख लो, नीचे रख लो, कहीं भी रख लो, ठीक है, विच इज 7,1।
अब जब आप कह रहे हैं इक्वी डिस्टेंट, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि इस पॉइंट की यहां से दूरी और इस पॉइंट की इस तरफ से दूरी बराबर है। अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो बेसिकली हम यहां पे कह रहे हैं कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच कुछ ऐसा रिश्ता है कि ए से लेकर बी तक की दूरी, दैट इज ए बी, इज इक्वल टू ए से लेकर सी तक की दूरी। सर व्हाट अबाउट बी से लेकर सी तक की दूरी? इट डजंट मैटर टू अस। यहां पे नहीं बोला, यहां पे इसके संदर्भ में इक्वी डिस्टेंट बोला है। किसके? ए के। तो हम ए के संदर्भ में ही पूरी चर्चा करेंगे। चलिए अब यहां पे स्टार्ट कैसे होगा? तो आप यहां पे करोगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, देखो सवाल आपसे पूछ कर रहा है, सवाल बोल रहा है आपसे कि आपको रिलेशनशिप बताना है, मतलब किसके बीच में? एक्स और वाई के बीच में। मतलब आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो एक्स और वाई के रूप में ही आएगा। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ए बी की वैल्यू। तो ए बी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पहले x माइनस 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 5 y माइनस 5 का स्क्वायर। देखो यहां पे 5 माइनस वाई नहीं लिखेंगे क्योंकि हमेशा जिसका पहले x आएगा उसी का पहले y। तो x माइनस 3 और y माइनस 5, ये हो गया ए बी। ठीक है, तो ए बी को अगर आप थोड़ा और अभी इतना ही छोड़ दें अगर हम, और दूसरे पार्ट पे आ जाएं ए सी की तरफ। किसकी तरफ? ए सी की तरफ। तो ए सी हो जाएगा यहां पे अंडर रूट ऑफ x माइनस 7 का स्क्वायर एंड y माइनस 1 का स्क्वायर, है ना? यही होगा। तो ये हो गया ए बी और ए सी दोनों है बराबर, लिखा है साफ साफ। तो आप यहां पे क्या लिखोगे कि सर अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ए बी और ए सी बराबर है, मतलब इक्वी डिस्टेंट है। तो अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर, आप चाहो तो यहां लिख सकते हो। नाउ ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, इसी के हिसाब से अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए, क्योंकि दोनों पक्ष आपने क्या बोल दिए? बराबर। तो मैंने ए बी की वैल्यू उठाई, वो रख दी, ए सी की वैल्यू उठाई, वो रख दी। अब दोनों तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो रूट से रूट कैंसिल तो हो ही रहा है। बचा क्या? बचा ये कि अब इनके जो ब्रैकेट्स हैं वो ओपन होंगे, तो रूट से रूट पूरे कैंसिल। अब यहां बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x, क्योंकि 2 3 जा 6 इंटू एक्स, तो माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ये क्या किया आपने? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इज इक्वल टू यहां से आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 14y। ठीक है, प्लस यहां पे आएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 2y। अब अगर कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं तो उसे कैंसिल करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल। इसके अलावा सर यहां पे अगर हम देखें तो नहीं, और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा है। अब अगर हम इसको और आगे लेके जाएं, मतलब क्या क्या बच रहा है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि सवाल खत्म करना जरूरी है। तो देखो 25 और 9 हो जाएगा 34, तो 34 माइनस 6x माइनस 10y इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा कितना? 49 प्लस 1 हो जाएगा 50 माइनस 14y, और नहीं माइनस 14x होगा, ये y नहीं होगा x होगा, क्योंकि x की बात चल रही है यहां पे, है ना? ध्यान रखिएगा भैया, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स भी भारी पड़ सकती हैं। तो आपने लिखा माइनस कितना? 14y, जी हाँ 14x मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और माइनस 2y। अब x को x से डील करवाएंगे, y को y से डील करवाएंगे। ठीक है, तो मैं 14 को यहां भेज रहा हूं, 10 को वहां भेज रहा हूं, और 34 को भी वहां भेज रहा हूं। ठीक है, तो कुछ चेंजेस कर रहा हूं मैं। पहले मैंने किया 14x, माइनस था, साइड चेंज करेगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 6x। ठीक है,
-10y वहां जाएगा तो हो जाएगा +10y, पॉजिटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, -2y यही का है तो अपना साइन कायम रहेगा, और +50 क्योंकि 50 पॉजिटिव है, 34 पॉजिटिव है लेकिन साइड चेंज करेगा तो नेगेटिव। कोई दिक्कत हो तो अवश्य सूचित करें। 14 में से 6 गया तो आपके पास बचेगा 8x, 10 में से 2 गया तो बचेगा 8y, और 50 में से 34 गया तो बचेगा +16। अगर आप ध्यान से देखें यहां पे पूरी इक्वेशन 8 से डिविजिबल है, तो यहां पे अगर आप 8 से कैंसिल करेंगे तो x = y + 2 की कंडीशन बन रही है। ठीक है, आपने पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड किया, 8 कैंसल, 16 2 जा 8 2 जा हो जाएगा 16, तो वो भी कैंसिल। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी, रिलेशन बना फाइनली कि भैया x = y + 2 होगा। तो ये जो भी पॉइंट होगा इसमें x और y के बीच में क्या कनेक्शन होगा, x = y + 2। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। कोई आपत्ति हो तो हमें सूचित करें। नहीं सर, बहुत आसान है, यहाँ पे तो हो गया सारा काम इजीली। चलिए अब यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो पता है क्या हो सकता है, पॉइंट्स कैसे आएंगे। मान लो आपने y की वैल्यू रखी 1 तो आपका x आ जाएगा 3। तो हो सकता है यहाँ पे 3,1 एक ऐसा पॉइंट हो जो कि दोनों से इक्वी डिस्टेंट हो। ठीक है, इसको आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं आपका आंसर सही आ रहा है या फिर नहीं। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। आप अगर रखते हैं y की वैल्यू 2 तो x हो जाएगा 4, तो 2,4 एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पे होगा, इक्वी डिस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए स्क्रीन यहां पे क्लियर। इक्विडिस्टेंट का क्या मतलब, वो पॉइंट बाकी दोनों गिवन पॉइंट से बराबर दूरी पे है। अभी देखो यहां पे रिमार्क क्या बोल रहा है आपसे कि हमारा इक्वेशन क्या आया था सर, हमारा आया था x = y + 2, यदि मैं गलत नहीं हूं तो x - y = 2। ये भी यहीं पे दिया है, तो मतलब हमारा आंसर इनका आंसर सेम। देखो अब क्या कह रहा है, नोट दैट द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y/2, क्योंकि देखो इक्वेशन है तो ग्राफ तो होगा, x और y की कुछ वैल्यूज होंगी जो कि हमें इसकी ग्राफ बनाने में हेल्प करेंगी। ठीक है, इज अ लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन की हमेशा क्या रहती है, स्ट्रेट लाइन ही रहती है। फ्रॉम योर अर्लियर स्टडीज, मतलब कक्षा 10वीं में जो आपने पहले पढ़ा है, यू नो दैट अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, ऐसा पॉइंट जो कि यहां पे इक्विडिस्टेंट होगा वो एकदम बराबर वाला, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो गणित का और ज्योमेट्री का एक ऐसा नियम है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और जब भी आप दो चीजों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं तो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की ही चर्चा करते हैं। तो उसका सबसे बढ़िया जरिया क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। ठीक है, देयरफॉर द ग्राफ ऑफ x - y = 2 इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो जो ग्राफ बना है इसका, किसका, x - y = 2 का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा होगा, वो आपके AB का, मतलब A और पॉइंट के बीच की दूरी की जो लाइन बनेगी उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो सबसे शॉर्टेस्ट तो यही है जो बिल्कुल यहां मिल रहा है एकदम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। बाकी जगह पे भी होगा पर वो डिस्टेंस ज्यादा बड़ा होगा तो इक्वी डिस्टेंट पर, लेकिन ज्यादा बड़ा होगा डिस्टेंस। ठीक है, इसीलिए आपका आंसर क्या आएगा, जो सबसे छोटा होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सबसे छोटा अगर दुनिया में कोई डिस्टेंस होता है तो वो कौन सा होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। चलिए स्क्रीन क्लियर, आगे देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल 5 अब क्या बोल रहा है आपसे कि फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस which is equidistant from the point 6,5 and -4,3। आपको पॉइंट के बारे में आधी जानकारी दी है। जानकारी क्या है कि वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो देखो सिंस पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, इससे मुझे क्या सीखने को मिलेगा सर, इससे हमें यह सीखने को मिलेगा कि भैया क्योंकि y एक्सिस पे लाई कर रहा है मतलब y का राज चलेगा, y की गली है, अपनी गली में डॉग इज ऑल्सो लॉयन, तो मतलब x क्या हो जाएगा, सिंस पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस इट्स x कोऑर्डिनेट
या आप एब्सिसा भी बोल सकते हैं, इस x कोऑर्डिनेट वुड बी 0। मतलब जो पॉइंट है, ठीक है, मान लो आपने उसको नाम दे दिया x, तो पॉइंट x जो होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर x मत बोलो क्योंकि x यहां पे पहले यूज हो रहा है x कोऑर्डिनेट के रूप में, तो हम बोल रहे हैं पॉइंट c, ठीक है, इट वुड बी 0, y। क्यों? क्योंकि x कोऑर्डिनेट हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि वो 0 होगा, एंड द रीजन इज कि वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो जिसकी गली होती है उसी वही शेयर होता है, तो y एक्सिस की गली है तो y ही शेयर, x की वैल्यू 0। अब ये जो पॉइंट c है ये इक्विडिस्टेंट है, तो पॉइंट c इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b, फ्रॉम a एंड b, है ना। अब ये तो हो गया अंग्रेजी में, इसका गणित में क्या मतलब है कि a से लेकर c तक की दूरी बराबर होगी b से लेकर c तक की दूरी के। तो सर वो अगर आपको करना है तो निकालना पड़ेगा a से लेकर c तक की दूरी। चलिए, तो हमारा पहला एफर्ट क्या रहेगा कि AC का डिस्टेंस निकालें, a से लेकर c तक की दूरी का पता लगाएं। तो देखो 6 - 5 हो जाएगा सबसे पहले, तो 6 - 0 हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, प्लस हो जाएगा 5 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, दूसरी वैल्यू है BC की, तो BC वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहां भी क्या होगा b से लेकर c तक, मतलब -4 - 0 का स्क्वायर प्लस कितना 3 - y का स्क्वायर। क्या किया आपने? इस पॉइंट से उस पॉइंट तक की दूरी निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किया, तो अब यहां पे लिख सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब क्योंकि AC और BC बराबर हैं तो ये दोनों वैल्यूज को हम इक्वेट कर सकते हैं, अर्थात इस तरफ आएगा, देखो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर रहा हूं, 6 - 0 हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस यहां हो जाएगा माइनस हो जाएगा 5 × 2 = 10y। तो मैंने न सिर्फ इनको बराबर किया बल्कि थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना भी स्टार्ट कर दिया, और ये इक्वल है किसके? तो ये जनाब इक्वल है -4 का स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर कर सकते हैं आप, क्योंकि -4 का स्क्वायर भी 16 प्लस 4 का स्क्वायर भी 16, और 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस यहां पे हो जाएगा 6y। अब क्योंकि दोनों तरफ आपका स्क्वायर रूट आ रहा है तो वो रूट से रूट कैंसल, और क्योंकि पूरे का रूट है इसलिए, तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y। इस तरफ 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y। अब सोचने वाली बात कि यहां पे चीजें कैंसिल होंगी, बिल्कुल होंगी सर, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 16 और 9 जब आप जोड़ेंगे आएगा 25, तो वो पूरे 25 से कैंसिल। ठीक है, जवाब क्या बचेगा आपके पास? 36 इज इक्वल टू -10 को मैंने भेज दिया तो हो जाएगा +10 माइनस 6y ऑलरेडी नेगेटिव है, उसका साइड चेंज नहीं हुआ है तो उसका साइन भी चेंज नहीं होगा। साइन चेंज कब होता है? साइड चेंज के बाद। ठीक है, तो यहां पे आएगा 36 इज इक्वल टू 10 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा? 4y, है ना। डिवाइड करोगे तो 36/4 इज द वैल्यू ऑफ y, तो 9 आ जाएगी y की वैल्यू। क्या कोई शंका इसमें? क्या कोई समस्या? बिल्कुल नहीं सर। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, चीजों को इक्वेट किया, उसके बाद जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल किया और अंत में y की वैल्यू निकाली इक्वल टू 9। x की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा है कि y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो आपका जो पॉइंट C है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,9। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो जाएगा। समझने वाली बात क्या थी? समझने वाली बात बहुत सिंपल थी कि क्योंकि y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए फॉर्मूला यूज करते समय आपको यहां पे आसानी से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। एग्जांपल 5 यहां पे हमने सॉल्व कर दिया, क्योंकि y एक्सिस पे था तो x 0 हो गया, इसलिए कैलकुलेशन करते समय एक ही वेरिएबल बचा y, और जिसको सॉल्व करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जो पावर 2 था वो भी तो कैंसिल हो गया था। बचा क्या? केवल सिंगल y, मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये तो हम कक्षा 7वीं में सीख चुके हैं। ठीक है,
चलिए स्क्रीन यहाँ पे क्लियर, और आई थिंक यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी समाप्त होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, तो हमारा कॉन्सेप्ट भी समाप्त, एग्जाम्पल भी समाप्त। अब एक्सरसाइज बाकी है जो हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जाने से पहले और अगले सेशन में आने के बाद हम आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बताना चाह रहे हैं, अगर आप इसको सुन लेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है आपकी हमारी सबकी प्यारी वेबसाइट जिसका नाम है magnetbrains.com के बारे में। जो वेबसाइट है इसको आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं अपने किसी भी ब्राउजर से, वेदर गूगल क्रोम हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ये हमने बनाई क्यों है, तो यहाँ पे आपको पूरा कंटेंट एक क्लासिफाइड वे में मिल जाता है, जो कि यूट्यूब पे कई बार आपके लिए ढूंढ पाना पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज हमारे इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे सेशंस बनते हैं, इतनी सारी क्लासेस हैं, तो सब कुछ अपलोड होते होते कई बार आपको आपके काम के सेशंस नहीं मिलते। तो यहाँ पे आप जाइए, मान लीजिए आप कक्षा 12वीं के किंडरगार्टन से लेकर 12th तक के किसी क्लास के विद्यार्थी हैं, इंग्लिश मीडियम सीबीएसई में, तो आप पहले टैब पे क्लिक करेंगे, अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप कक्षा 10वीं को सिलेक्ट करेंगे, कुछ इस प्रकार आपको 10वीं की सारे सब्जेक्ट्स, सारे टीचर्स, हिंदी, संस्कृत, सारी लैंग्वेजेस सब आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। जिस भी टीचर से आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे, आपको टीचर की शकल, उनका नाम सब मिल जाएगा। यहाँ पहुंचिए, देखिए हर एक चैप्टर वाइज लिस्ट दी है, किस चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं, किस लेक्चर की क्या ड्यूरेशन है, लेक्चर में क्या पढ़ाया गया है, सब आपको एक ही जगह पे, एक ही स्थान पे मिल जाता है। तो यहाँ पे पढ़िए आराम से, वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करके। कुछ इस तरीके से आपको सेशंस दिख जाते हैं, हूबहू जैसे यूट्यूब पे दिखते हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम टीचर, सेम क्वालिटी, सेम कंटेंट, शक्ल मैच कर लो, ये व्यक्ति और ये व्यक्ति सेम ही है, ठीक है। बट डिफरेंट क्या है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, ब्रेक, उसके बाद फिर डिस्ट्रैक्शंस थोड़े कम होते हैं, तो इंसान ज्यादा फोकस होकर पढ़ाई कर पाता है, जो कि उसका अल्टीमेट एम है, ठीक है। चलिए, तो आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स का जो 100% फ्री कोर्स चलता है फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th, उसमें आप पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं की गणित मेरे साथ, मैथ्स, जहां पे हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हमने हमारा बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिवाइज किया, उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा, और फिर साथ में कुछ सवाल भी सॉल्व किए जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड थे। आपको क्या करना है, थोड़ा सा होमवर्क करना है, सारे एग्जाम्पल्स को दोबारा सॉल्व करना है, थ्योरी को रीड करना है, और यह सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करना है, क्योंकि ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, गुड डे, सी यू सून, नमस्ते।